मैं दिलीप कुमार KPS अकेडमी हिस्ट्री में आपका फिर से वर्णन करता हूँ। जो मैं आज पढ़ाने जा रहा हूँ अकबर, ठीक है। क्योंकि बाबर मुगल साम्राज्य पढ़ा रहा हूँ मैं। जो मुगल साम्राज्य में बाबर के बाद में हुमायूं ने 2 बार शासन किया था और बीच में शेरशाह सूरी, ठीक है। क्योंकि जो शेरशाह सूरी ने हुमायूं को हरा दिया था, जिससे कि हुमायूं वहाँ से भारत छोड़कर भाग गया था और उसने 1555-56 में द्वारा साम्राज्य चालू किया, जो भारत में मुगल शासन। उसकी मृत्यु के बाद में आता है किसका शासन? अकबर का। तो उसमें शेरशाह सूरी के बाद में उसका उत्तराधिकारी थे, तो उनका साम्राज्य चला था कुछ दिन भारत में। तो इसके बाद में क्या आता है? हुमायूं के बाद में शासन आता है अकबर का, जिसने अपना शासनकाल करा था 1556 ईस्वी से लेके 1605 ईस्वी तक, ठीक है। कितने अकबर का शासन था? कब कितना था? 1556 ईस्वी से लेके 1605 ईस्वी तक। अब बात आती है कि अकबर का जो उल्लेख स्रोत की बात आती है, जो अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है क्वेश्चन कि ये स्रोत, अकबर के स्रोत किन किन पे अकबर का उल्लेख हुआ है, किन किन ये पुस्तक ग्रंथि जो अकबर कालीन और अकबर के बारे में उनकी चर्चा हुई है, ठीक है। तो उसके बारे में आपको बताना चाहता हूँ कि सबसे पहले जो अकबर कालीन और अकबर का जो शासन साम्राज्य था, सबसे पहले जो महत्वपूर्ण स्रोत होता है इसका, अबुल फजल ने ग्रंथ लिखा था अकबरनामा। किसने? अबुल फजल ने ग्रंथ लिखा था अकबरनामा। तो अकबरनामा था, ये 3 भाग में था, ठीक है। जिसका पहला भाग था, इसमें बाबर का और हुमायूं का शासन के बारे में और शेरशाह सूरी का साम्राज्य के बारे में उल्लेख मिलता है अकबरनामा के पहले भाग में। और अकबर का जन्म और जन्म के साथ साथ तैमूर का जो परिवार के बारे में, जो तैमूर शासक था उसके परिवार के बारे में परिवार का जो इतिहास मिलता है अकबरनामा के जो अबुल फजल ने लिया था। अबुल फजल कौन था? अकबर का दरबारी कवि था, उसने अकबरनामा लिखा था, जिसमें पहले भाग में अकबरनामा के 3 भाग हैं, ठीक है। एक बात ध्यान रखना, एग्जाम पूछ लेता है जो अकबरनामा ग्रंथ है जो अबुल फजल ने लिखा था, उसमें कितने भाग थे? 3 भाग है। पहले भाग में आता है आपका अकबर का जन्म पहले भाग में, उसके बाद में तैमूर के परिवार का इतिहास, उसके बाद में पहले भाग में ही हुमायूं और आपका बाबर का, और बाबर के साथ साथ हुमायूं और बाबर के साथ साथ जो सूर साम्राज्य का जो इतिहास था वो पहले भाग में आता है। दूसरे भाग में अकबरनामा के दूसरे भाग में अकबर का विस्तृत इतिहास आता है कि अकबर का जो विस्तृत मतलब सारा इतिहास के बारे में जानकारी होती है। और उसके साथ साथ इसका जो घटनाएं होती हैं, ठीक है, अकबर काल में घटना होती हैं, विद्रोह होते हैं, जो जितनी भी घटना होती हैं वो दूसरे भाग में। और तीसरा भाग सबसे महत्वपूर्ण भाग है अकबर नामा का, जिसमें उसको आईन अकबरी भी बोला जाता है, क्योंकि तीसरे भाग को आईन अकबरी बोला जाता है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि आईन अकबरी किसको बोला जाता है? अकबरनामा को। क्योंकि अकबरनामा के 3 भाग बताए मैंने आपको, पहला भाग, दूसरा भाग, तीसरा भाग। पहले भाग में अकबरनामा में अबुल फजल इसका दरबारी कवि था, उसने लिखी थी अकबरनामा। उसमें पहले भाग में आपका तैमूर का इतिहास आता है, अकबर का जन्म आता है, हुमायूं और बाबर के साथ साथ शेरशाह सूरी का भी उसमें उल्लेख रहता है। दूसरे भाग में अकबर का विस्तृत इतिहास आता है और जो उससे अकबर के साथ में जो घटना हुई थी, विद्रोह हुए थे, उसका इतिहास आता है। और तीसरा भाग सबसे महत्वपूर्ण भाग था आपका, जिसमें अकबर का प्रशासनिक विभाग के बारे में सबसे ज्यादा उल्लेख मिलता है और उसे तीसरे भाग को ही आईन अकबरी कहा जाता है, ठीक, आईन अकबरी कहा जाता है। और अकबर कालीन तुलसीदास थे, क्योंकि अकबर कालीन में तुलसीदास ने रामायण लिखी थी, तो उसी के समय अकबर कालीन के समय ही समकालीन थे तुलसीदास। लेकिन अकबरनामा में आईन अकबरी में तुलसीदास का उल्लेख नहीं है, पर इसलिए मैं बता रहा हूँ क्योंकि तुलसीदास अकबर समकालीन ही थे। तुलसीदास अकबर का शासन था जब तुलसीदास ने रामचरितमानस लिखा था, ठीक है। तो ये है। और उसके बाद में जो तीसरा भाग के साथ साथ तीसरा भाग है, उसमें प्रशासनिक व्यवस्था का वर्णन मिलता है, प्रशासनिक व्यवस्था मिलता है, साथ ही साथ चित्रकारी, जो कौन चित्रकार थे उनका विवरण मिलता है और संतों का भी वर्णन मिलता है। तीसरा भाग इसको बोलते हैं आईने अकबरी।
अब कई ग्रंथ लिखे थे, उसमें अकबर का नाम आता है, अकबर के बारे में जानकारी मिलती है, तो इसलिए उस सभी ग्रंथ को मैं आपको बताऊंगा और सबसे महत्वपूर्ण कौन सा ये भी बताऊंगा, जिससे कि आपका जो अकबर कालीन अकबर शासन था उसके स्रोत, महत्वपूर्ण स्रोत है कौन थे जिसमें उनका उल्लेख मिलता है, इसके बारे में। अब क्या है अकबर, ठीक है। अकबर का शासनकाल था 1556 ईस्वी से लेके 1605 ईस्वी तक। अब आता है स्रोत, ठीक है, काफी महत्वपूर्ण है। स्रोत का मतलब होता है कि किसी शासन या किसी के बारे में या किसी ग्रंथ या किसी पुस्तक, तो उसमें उसका उल्लेख मिलता है, किसी भी शासन प्रजा या किसी भी राज्य का जो भी अधिकारी है, तो ये स्रोत उसको बोलते हैं। उनमें उल्लेख मिलता है कि इसमें किस किस राजा का या किस किस सुल्तान का या किसी उपाधि का या किसी के बारे में विवरण, प्रशासन व्यवस्था, सैन्य व्यवस्था, ये एक स्रोत का माध्यम होता है। उसमें किताबों के माध्यम से, ग्रंथ के माध्यम से, या कोई लेखक किसी अपनी पुस्तक लिखता है उसके माध्यम से वहाँ स्रोत मिलते हैं, उसके बारे में जानकारी मिलती है जो शासक है। जैसे अकबर कालीन में सबसे पहले सबसे महत्वपूर्ण जानकारी थी अबुल फजल। अबुल फजल अकबर का दरबारी कवि था, इसने पुस्तक लिखी थी अकबरनामा, ठीक है। अकबरनामा के 3 भाग थे। पहले भाग में अकबरनामा में 3 भाग थे और 3 भाग को क्या बोला जाता, आयन, ठीक है, आयन बोला जाता था तीनों भाग को, क्योंकि अकबरनामा 3 भाग थे। आयन मतलब एक आयन के 3 भाग थे, जिसमें सर्वप्रथम किसका उल्लेख मिलता है, इसमें 3 भाग थे, 1 2 3, ठीक है। पहले में मिलता है अकबर का जन्म पहले भाग में, उसके बाद में तैमूर का परिवार का इतिहास का मिलता है, उसके बाद में पहले भाग में हुमायूं और बाबर के साथ साथ शेर जो सूर साम्राज्य था, शेरशाह सूरी का, क्योंकि हुमायूं को हराया था शेरशाह सूरी ने, तो इसमें भी उसका उल्लेख मिलता है सूर साम्राज्य का, शेरशाह सूरी के और उसके साथ उत्तराधिकारी कैसे में ही पहले भाग में जो अकबरनामा में भाग अबुल फजल ने लिखा था। दूसरे भाग में जो अकबर का विस्तृत इतिहास मिलता है, साथ ही साथ जो अकबर के काल में घटनाएं हुई थी, विद्रोह हुए थे, उसके बारे में दूसरे भाग में जानकारी मिलती है। और तीसरा भाग सबसे महत्वपूर्ण भाग है, जिसको हम बोलते हैं आईने ए अकबरी। किसको क्या बोलते हैं, आईने ए अकबरी। इसमें उल्लेख मिलता है जो अकबर का प्रशासनिक व्यवस्था और विभाग था, उसके बारे में जानकारी मिलती है। साथ ही साथ संत और चित्रकार थे जो अकबर के दरबार में, उसकी जानकारी तीसरे भाग में मिलती है, जिसको आईने अकबरी कहा जाता है, ठीक है। तो इसमें अबुल फजल ने कौन सी पुस्तक लिखी थी, अकबरनामा, ठीक। भाग कितने थे, 3, जिसको आईने। तीसरा भाग सबसे महत्वपूर्ण भाग है, जिसे क्या बोला जाता है, आईने अकबरी, ठीक है। क्या बोला जाता है, आईने अकबरी तीसरे भाग को बोला जाता है, जिसमें प्रशासनिक, मैंने बताया था, जिसमें प्रशासनिक का वर्णन मिलता है, प्रशासनिक का वर्णन मिलता है, प्रशासनिक व्यवस्था का वर्णन मिलता है, साथ के साथ चित्रकारों और संतों का भी वर्णन इसमें मिलता है, जो आईने अकबरी तीसरा भाग है अब अकबरनामा का, ठीक है, जानकारी मिलती है। एक बात और कि सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जो अकबर के जो लास्ट के 3 वर्ष थे, अंतिम 3 वर्ष थे, जो 1602 से 1605 तक, इसमें 1602 से 1605 तक इसमें उल्लेख नहीं मिलता। और अन्य एक पुस्तक है जो आपके काके में अंतिम 3 वर्ष का उल्लेख मिलता है, जो इनायत उल्लाह खां, क्या नाम है, इनायत उल्लाह खां की पुस्तक है तकमील ए अकबरनामा, ठीक है। क्या आते हैं, अकबर के अंतिम 3 वर्ष जो 1602 से 1605 का विवरण अकबरनामा में नहीं मिलता। मैंने बताया था कि जो 1602 से 1605 तक ईस्वी के जो अकबर के अंतिम 3 वर्ष थे, उसमें अकबरनामे में उल्लेख नहीं मिलता। और उल्लेख किसमें मिलता है, इनायत उल्लाह खां ने एक ग्रंथ लिखा था जिसका नाम है तकमील ए अकबरनामा के नाम से लिखा था। उसमें अकबर के जो 3 वर्ष हैं उनका उल्लेख मिलता है, लास्ट के 3 वर्ष का उल्लेख अकबरनामा में नहीं मिलता, ठीक। उसके बाद में बदायूनी ने एक पुस्तक लिखी थी मुत्खब उत तवारिख, ठीक है। इसने बदायूनी ने ये मुत्खब उत तवारिख एक पुस्तक लिखी थी। उस पुस्तक में अकबर ये जो पुस्तक लिखी थी, ये अकबर के शासन काल में लिखना इसने चालू किया था। और जहांगीर जो अकबर का लड़का था,
जहां अकबर का पुत्र था उसके शासन में ये कंप्लीट हुई थी। और बदायूं एक ऐसा लेखक था जिसने अकबर की काफी आलोचना की, और इसकी आलोचना धार्मिक नीति, कौन सी धार्मिक नीति की कड़ी आलोचना की थी। और ये अकबर का कट्टर आलोचनाकार था, कौन? बदायूं ने। तो बदायूं ने एक पुस्तक लिखी थी, ग्रंथ लिखा था मुत्खब तवारिक, और ये अकबर के बाद में जहांगीर के शासनकाल में पूरी की इसने। और उसमें जो अकबर के धार्मिक नीति की कड़ी आलोचना की थी किसने? बदायूं ने। अब आता है तीसरा, निजामुद्दीन अहमद। ठीक है, निजामुद्दीन अहमद ने भी पुस्तक लिखी थी तबकात-ए-अकबरी। ठीक है, तबकात-ए-अकबरी में भी इसका अकबर का उल्लेख आता है, इसके बारे में जानकारी मिलती है। और इसका अन्य नाम भी है तारिक-ए-निजामी। क्या? तारिक-ए-निजामी पुस्तक है, निजामुद्दीन अहमद की ग्रंथ है तबकात-ए-अकबरी, अन्य नाम है तारिक-ए-निजामी। इसमें भी अकबर का उल्लेख मिलता है। जौहर आबदा वची ने तज़किरात-उल वाक़यात, क्या पुस्तक है? तज़किरात-उल वाक़यात में भी अकबर का के बारे में जानकारी मिलती है। एक बात और कि जो अबुल फजल है, ठीक है, 1602 ईस्वी में, ठीक है, अबुल फजल की हत्या हुई थी, 1600 हत्या हुई थी। काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि अबुल फजल की हत्या करवाई थी किसने? 1602 में किसने? सलीम ने। सलीम के इशारे पर अबुल फजल की हत्या 1602 में करवाई थी सलीम के इशारे पर। और किसने हत्या करी थी? ये करी थी वीर सिंह बुंदेला ने। वीर सिंह बुंदेला ने। ठीक है, याद रखना अबुल फजल की जो हत्या करी थी, अकबर का दरबारी कवि था, ये हत्या करी थी अबुल फजल की 1602 ईस्वी में। और किसके इशारे पर? सलीम ने वीर सिंह बुंदेला को बोला कि हत्या करवाने के लिए, और उसमें वीर सिंह बुंदेला ने हत्या कर दी थी अबुल फजल की 1602 ईस्वी में। किसके इशारे पर? सलीम के इशारे पर। वो सलीम वही है जो अकबर का पुत्र था, लास्ट में आके राजगद्दी पर किसके नाम से बैठे? जहांगीर के नाम से। ठीक है, क्योंकि जहांगीर का बचपन का नाम सलीम था, तो इसलिए आपको मैंने सलीम या जहांगीर, कई कबार सलीम में ऑप्शन में नहीं होता है तो जहांगीर भी ऑप्शन में। ठीक है, बात एक ही है, क्योंकि सलीम बचपन का नाम था जहांगीर का और ये पुत्र था अकबर का। तो इसे कहने पर वीर सिंह बुंदेला ने अबुल फजल की हत्या कर दी थी 1602 में। ये बात है। अब बात आती है कि अकबर 1556 से 1605 में सबसे बड़ा क्वेश्चन ये बनता है कि अकबरनामा। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन बहुत बन जाएंगे, पुस्तक के नाम भी यहाँ से कंप्लीट हो रहे हैं, और स्रोत जो अकबर के इसका बारे में जानकारी मिलती है, किन किन ग्रंथ में मिलती है, तो ये भी कंप्लीट हो जाएगा। उसके नाम भी कंप्लीट हो जाएंगे, लेखक के नाम भी, उसके बारे में यहाँ से काफी क्वेश्चन आता है। क्योंकि अक्सर जो एग्जाम क्वेश्चन पूछता है स्रोत प्रशासन या के बारे में अधिक ज्यादातर क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो अब यहाँ से क्या है कि अकबरनामा किसने ग्रंथ अकबरनामा ग्रंथ किसने लिखा था? अबुल फजल ने। अबुल फजल कौन था? ये अकबर का दरबारी कवि था। ठीक है, और अबुल फजल की हत्या किसने करी थी? हत्या करी थी वीर सिंह बुंदेला ने। और किसी के सहारे पर? सलीम के सहारे पर। जो सलीम का जो किसका पुत्र था? ये अकबर का ही पुत्र था, जो राजगद्दी पर अकबर के बाद में जहांगीर के नाम से राजगद्दी पर बैठता है। मुगल शासक था, मुगल के बाद में, क्योंकि अकबर की मृत्यु के बाद में जहांगीरी शासन पर राजगद्दी पर बैठता है। और उसके बाद में कब हत्या होती है अबुल फजल की? 1602 ईस्वी में। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बनने यहाँ से कई क्वेश्चन हो गए इससे। उसके बाद में अकबरनामा किन 3 भागों में? अकबरनामा जो ग्रंथ है वो क्या भागों में? 3 भागों में। पहला कौन सा? तो पहला भाग इसमें तैमूर का इतिहास है, बाबर और हुमायूं के बारे में उल्लेख है, साथ ही साथ शेरशाह सूरी के साम्राज्य के बारे में उल्लेख है, उसका उत्तराधिकारी के बारे में उल्लेख है इसी में। और अकबर का जन्म का उल्लेख इसमें है अकबरनामा का पहले भाग में। दूसरे भाग में अकबर का विस्तृत इतिहास की जानकारी मिलती है, साथ ही साथ चित्रकारों और उसमें संतों का उल्लेख भी मिलता है दूसरे भाग में। तीसरा भाग सबसे महत्वपूर्ण भाग है, जो तीसरे भाग को बोला जाता है आईने अकबरी। ठीक है,
आईन अकबरी बोला जाता है, जिसमें अकबर का प्रशासनिक व्यवस्था का विवरण, ठीक है, प्रशासनिक व्यवस्था का विवरण, साथ के साथ चित्रकारों और संतों का विवरण भी इसमें मिलता है। एक बार और देख लें कि पहले भाग में अकबर का जन्म, पहले भाग में जो अकबरनामा का पहला भाग अकबर का जन्म, तैमूर का परिवार का इतिहास, हुमायूं और बाबर का, और साथ के साथ सूर साम्राज्य या शेरशाह सूरी के जो उत्तराधिकारी है शेरशाह सूरी के बारे में उल्लेख मिलता है पहले भाग में। दूसरे भाग में अकबर का विस्तृत इतिहास मिलता है, और अकबर का विस्तृत साथ मिलता है के साथ साथ जो घटना अकबर के साथ हुई थी, विद्रोह हुए थे, उसका उल्लेख मिलता है दूसरे भाग में। तीसरा भाग जिसको बोला जाता है आईने अकबरी, इसमें अकबर का प्रशासनिक व्यवस्था के बारे में काफी अच्छा विवरण मिलता है, साथ के साथ चित्रकारों, जिसके चित्रकारी दरबार का भी उनका उल्लेख, और साथ साथ संतों का भी विवरण इसमें तीसरे भाग में मिलता है। और दूसरी बात और कि जो अकबर के जो लास्ट के 3 वर्ष थे, अंतिम वर्ष जो 1602 से 1605 तक है, अकबरनामा में उसमें उल्लेख नहीं मिलता। उल्लेख किसकी पुस्तक में, किसी ग्रंथ में मिलता है? इनायत खां उल्ला खां की एक ग्रंथ था जिसका नाम है तकमील-ए-अकबरनामा। क्या है? तकमील-ए-अकबरनामा में जो अकबर के अंतिम 3 वर्ष का उल्लेख मिलता है इस ग्रंथ में, ठीक है। और लास्ट के अंतिम 3 वर्ष 1602 से 1605 तक का विवरण नहीं मिलता अकबरनामा में, अकबरनामा नहीं मिलता। और मिलता किस ग्रंथ में? इनायत खां उल्ला खां ने एक ग्रंथ लिखा था, उसके अंतिम वर्ष 3 अकबर के काल में तकमील-ए-अकबरनामा जिसका ग्रंथ का नाम है, उसमें उल्लेख मिलते हैं अकबर के अंतिम 3 वर्ष का वर्णन, ठीक। उसके बाद में बदायूं ने एक पुस्तक ग्रंथ लिखा था मुत्खब-उत-तवारीख, ठीक है। मुत्खब-उत-तवारीख में अकबर से काल में चालू किया था और जहांगीर काल में ये इतिहास पूरा हुआ था। उसमें जो अकबर की धार्मिक नीति की कड़ी आलोचना की है, और ये काफी आलोचनाकार था अकबर का, ठीक है। तो एक बात ये पूछना है कि अकबर के निम्नलिखित में से इनमें से ऐसा कौन सा इतिहासकार है, या इनमें से कौन सा कवि इतिहासकार था या दरबार कवि में रहता था जिसने अकबर की कड़ी आलोचना की थी? तो कौन था? बदायूं ने, ठीक है। क्योंकि अकबर का कड़ी आलोचनाकार, जो धार्मिक नीति का आलोचनाकार अकबर की थी बदायूं ने, जिसमें उल्लेख, जिसने पुस्तक लिखी थी मुत्खब-उत-तवारीख, इसमें भी उल्लेख मिलता है अकबर का, ठीक है। उसके बाद में निजामुद्दीन अहमद, ये इनके एक ग्रंथ है तबकात-ए-अकबरी, जिसका अन्य नाम भी है तारीख-ए-निजामी, में भी अकबर का उल्लेख मिलता है। और उसके बाद में चौथा जौहर-आफ्ताबची, 2000 की एक ग्रंथ है तज़किरात-उल-वाक़ियात, ठीक है, तज़किरात-उल-वाक़ियात। अब पूछ लेंगे एग्जाम में तज़किरात-उल-वाक़ियात किसी ग्रंथ है? तो आपके जौहर-आफ्ताबची की है। तबकात-ए-अकबरी किसकी ग्रंथ है? निजामुद्दीन अहमद की। दूसरा नाम तारीख-ए-निजामी की ग्रंथ है निजामुद्दीन अहमद की। तारीख-ए-निजामी का अन्य नाम तबकात-ए-अकबरी, ठीक है। और आपके बदायूं की मुत्खब-उत-तवारीख की ग्रंथ किसका है? बदायूं का। बदायूं का ग्रंथ कौन सा है? तबकात-ए-तवारीख, जैसे अलग अलग ऑप्शन दे दिया, ठीक है। इसने कड़ी आलोचना अकबर की आलोचना किसके कारण की थी? धार्मिक नीतियों की कड़ी आलोचना की थी बदायूं ने। और अकबरनामा का कितने भाग है? 3 भाग। तीनों भाग अलग अलग बता दीजिए। आईने अकबरी को तीसरा भाग, आईने अकबरी का कौन सा भाग है? तीसरा भाग को आईने अकबरी बोला जाता है, ठीक है। तो अलग अलग है। उसके बाद में अकबर के शासन के अंतिम 3 वर्ष का उल्लेख किस ग्रंथ या किस लेखक ने उसका उल्लेख किया है? तो इनायत उल्ला खां ने ग्रंथ लिखा था जिसका नाम था तकमील-ए-अकबरनामा के नाम से है। इसमें अकबर के 3 वर्ष, अंतिम 3 वर्ष 1602 1605 का 5 तक उल्लेख है, और 1602 से 1605 तक अकबरनामा में उल्लेख नहीं मिलता। स्पष्ट है कि 1602 से 1605 तक जो अंतिम वर्ष रहते हैं 3 वर्ष अकबर के, उसमें अकबरनामा में उल्लेख नहीं मिलता। 1602 से तक ही अकबरनामा, जब 1602 में ही अबुल फजल की मृत्यु हो जाती है, और मृत्यु होने के बाद में कौन मरवाता है? सलीम मरवाता है। और सलीम के सारे पर कौन मारता है इसको? अब्दुल फजल को हत्या कौन करता है 1602 में? वीर सिंह बुंदेला, ठीक है। किसके सारे? सलीम के सारे। ये सलीम वही है जो अकबर का पुत्र था। आगे जाकर ये जहांगीर ये राजगद्दी पर
जहांगीर के नाम से राजगद्दी पर बैठता है। आगे भी है पुस्तक जो इनका उल्लेख मिलता है अकबर कालीन में, अकबर के बारे में आपको मैं बताता हूँ। गुलबदन बेगम, ठीक है, गुलबदन बेगम ने एक ग्रंथ लिखा था हुमायूं नामा, ठीक है, गुलबदन बेगम ने हुमायूं नामा एक ग्रंथ लिखा था, क्योंकि जो गुलबदन बेगम थी, ये गुलबदन बेगम हुमायूं की सौतेली बहन थी, ठीक है। गुलबदन बेगम कौन थी? हुमायूं की सौतेली बहन थी, और सौतेली माँ की लड़की थी और सौतेली बहन थी। साथ ही साथ इसने हुमायूं नामा एक ग्रंथ लिखा था, और हुमायूं नामा हुमायूं के शासनकाल से चालू किया था और अकबर के शासनकाल में ये पूरा हुआ था। इसमें भी अकबर का उल्लेख मिलता है और हुमायूं का उल्लेख मिलता है। और सबसे अच्छा उल्लेख हुमायूं नामा तो हुमायूं नामा है, नाम ही ऐसा है हुमायूं नामा, तो हुमायूं का इसमें उल्लेख मिलता है। साथ साथ क्योंकि अकबर के शासनकाल में ये पूरा हुआ था ग्रंथ, तो उसका भी उल्लेख इसमें मिलता है। और ये जो गुलबदन बेगम है, ये हिंदाल की सगी बहन थी, ठीक है। ये भी ध्यान रखना कि हिंदाल की सगी बहन थी। ये किसकी बहन थी? हिंदाल, ठीक है, हिंदाल की सगी बहन, क्योंकि हिंदाल भी हुमायूं का ही भाई था, सौतेला भाई। इसकी हिंदाल की गुलबदन बेगम सगी बहन थी और हुमायूं की ये सौतेली बहन थी। तो इसमें इसने लिखा हुमायूं नामा, अकबर के समय में पूरा हुआ था। इसमें अकबर का हुमायूं नामा में अकबर के बारे में उल्लेख मिलता है। और छठा, शेख नूरुल हक, शेख नूरुल हक का ग्रंथ है जब्त उत तवारिक। क्या? जब्त उत तवारिक में उल्लेख मिलता है अकबर का। अहमद यादगार ने तारीख सलातीन ए अफगान, क्या नाम है? तारीख सलातीन ए अफगान, अहमद यादगार की, इसमें भी उल्लेख मिलता है अकबर का। और अकबर के शासनकाल में, जब अकबर का शासनकाल चल रहा था, तो उस समय इस्लाम के 1000 वर्ष पूरा हो गया था। इसके उपलक्ष्य में एक विभाग बनाया था। विभाग के अंतर्गत उसका जो नेतृत्व किया था मौलाना मोहम्मद ने, ठीक है, मौलाना मोहम्मद के नेतृत्व में इस्लामी विद्वानों के एक बोर्ड तैयार किया। उस बोर्ड को तारीख अल्फी, ठीक है, तारीख अल्फी नामक ग्रंथ में भी इनका उल्लेख मिलता है अकबर का। क्योंकि तारीख अल्फी था, ये मौलाना मोहम्मद एक काजी था, मौलाना मोहम्मद दरबार में ही था अकबर के। तो जब 1000 वर्ष पूरा हो जाता है इस्लाम के, तो अकबर एक सभा बुलाता है। सभा में 1000 के उपलक्ष्य में उसमें एक बोर्ड तैयार की जाती है, एक बोर्ड विभाग बनाता है, जिसका जो नेतृत्व करते हैं मौलाना मोहम्मद करते हैं। और फिर उसके बोर्ड के माध्यम से जो विद्वान है वो ग्रंथ निकलते हैं, जिसको लिखते हैं। इसका नाम है तारीख अल्फी। क्या नाम है? तारीख अल्फी। अब आता शेख अहलुल्लाह फैजी सर हिंदी, इन्होंने एक ग्रंथ लिखा था हालात ए असद वेग, हालात असद वेग अथवा या वाकाया, ठीक है, हालात ए असद वेग अथवा या इसको बोलते हैं वाकाया, ठीक है। तो ये जो भी मैंने ये बताए हैं ग्रंथ, इन ग्रंथों के बारे में, तो यहाँ से क्वेश्चन ग्रंथ के बारे में, जैसे ग्रंथ का आ गया तारीख सलातीन ए अफगान, ग्रंथ किसने लिखा था? आपके अहमद यादगार ने लिखा था। तो इससे पुस्तक के नाम जो ग्रंथ लिखे हैं उनका नाम भी पता पड़ जाएगा, और अकबर का जिसमें ग्रंथ में उल्लेख हुआ उसका नाम भी पता पड़ जाएगा। साथ के साथ इसमें कई क्वेश्चन अलग से एक्स्ट्रा भी आपको पता है कि ये अकबर का स्रोत है। अब आती है अकबर का जो प्रारंभ जीवन परिचय, ठीक है, अकबर का प्रारंभ भी जीवन परिचय क्या था यहाँ से। अब तो मैंने जो पहले अब तो बताया, मैंने स्रोत बताया कि किन में अकबर का ग्रंथ में उल्लेख मिलता है, कौन कौन जिन्होंने पुस्तक लिखी थी या ग्रंथ लिखा था, कौन कौन उनके लेखक हैं, उसके बारे में बताया है। क्योंकि स्रोत बताना जरूरी है, क्योंकि स्रोत से एग्जाम क्वेश्चन आ जाता है कई बार और पूछ लेता है कि इनमें से कौन सा ऐसा है जो अकबर का शासन के बारे में बताता है ग्रंथ। तो आपको पता रहेगा तो आपको आंसर लगा देंगे, और आपको पता नहीं रहेगा तो आप उस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए सबसे महत्वपूर्ण बात है, इसलिए मैंने आपको ये बताया है। अब आता है कि अकबर का जो प्रारंभ जीवन परिचय है उसके बारे में, कि अकबर का जो प्रारंभ जीवन परिचय के बारे में आपको मैं बताता हूँ।
अब आता है अकबर का प्रारंभ जीवन, क्योंकि इससे पहले से मैंने जो बताया था, शुरू बताया था, तो कहाँ कहाँ पर इसका उल्लेख मिलता है अकबर का। और अकबर शासनकाल आपको जानते ही हैं 1556 से 1605 ईस्वी तक। तो इसमें क्या आता है प्रारंभ जीवन में, क्योंकि जो हुमायूं था, क्योंकि हुमायूं शेरशाह सूरी ने हरा दिया था, तो हुमायूं ने 2 बार शासन किया था जो आपके 1555 में, और पहले जो शेरशाह सूरी का 40-45 तक। तो उसमें 40 में युद्ध में हार जाता है, वहां से हुमायूं भाग जाता है किसी वहां चोटिल होने के कारण। तो क्या होता है कि साम्राज्य चल जाता है, फिर साम्राज्य शेरशाह सूरी आगरा पर राजधानी बनाकर उस पर दिल्ली पर सब पे कब्जा कर लेता है। कि जब ये दोबारा पुनः भारत पर आक्रमण करके और उसको हराता है, हराने के बाद में किसको, पानीपत के किसको हराता है, ये एक जो आपका जो अंतिम है आदिल शाह है, उसको हराने के बाद में पुनः हराता है। तो उसी के बाद में क्या होता है कि जब ये अकबर का जन्म होता है, अकबर का जन्म होता है अमरकोट में, ठीक है। अकबर का जन्म होता है, वो होता है अकबर का जन्म 15 अक्टूबर 1542 ईस्वी में, पूर्णिमा के दिन, ठीक है। अकबर का जन्म कब होता है, 15 अक्टूबर 1542 ईस्वी में पूर्णिमा को, ठीक है। उसके बाद में स्थान क्या है, अमरकोट, ठीक है। अमरकोट एक राणा वीरसाल के महल में होता है अकबर का जन्म। किसके किसके उसमें होता है इसका जन्म, वीरसाल, राणा वीरसाल के महल में होता है। राणा वीरसाल ये राजपूत शासक था कि एक अमरकोट है, तो अमरकोट में के महल में जन्म का होता है अमरकोट में, और किसके महल में होता है, राणा वीरसाल के महल में होता है। उसके बाद में इसका मूल नाम क्या था अकबर का, बदरुद्दीन मोहम्मद अकबर, ठीक है। अकबर का भी मूल नाम क्या था, बदरुद्दीन मोहम्मद अकबर। और अकबर का शाब्दिक अर्थ होता है क्या, महान, ठीक। इसका बचपन का नाम, इसका मूल नाम क्या था, मूल नाम था बदरुद्दीन मोहम्मद अकबर। और कहाँ पे इसका जन्म हुआ था, अमरकोट में, जो राणा वीरसाल के महल में था। और इसका जन्म 15 अक्टूबर 1542 ईस्वी में पूर्णिमा में, ठीक। और अकबर का शाब्दिक अर्थ है महान। हुमायूं ने कंधार में अक्सरी, ठीक है, अक्सरी के संरक्षण में इसकी, क्योंकि जो हुमायूं ने क्या हुआ कि हुमायूं उस टाइम पे अफगानिस्तान आ गया था अपनी सेना को मजबूत करने के लिए, क्योंकि अपने भारत पर इसने आक्रमण किया था और ज्यादा शक्तिशाली बनाने के लिए अफगानिस्तानी सेना को, अफगान के सरदारों की सहायता ली थी। तो इसने क्या करा, जब अकबर पैदा हो गया, अकबर के संरक्षण के लिए इसकी कंधार में कौन था, कंधार में सरदार था, इसी का ही भाई था ये अस्करी, ठीक है। अस्करी के संरक्षण में एक दाई थी जिसका पालन पोषण, एक दाई थी माहम अनंगा, ठीक है। एक दाई माँ थी माहम अनंगा को सौंपा था, ठीक है। अकबर ने कंधार पर में शासक किसका था, मतलब सेना शासक किसका था, राज्य कौन कर रहा था, अस्करी, ठीक है। अस्करी के इसने सोचा कि मैं अपने इस पुत्र को नहीं ले जा सकता, क्योंकि इसका उद्देश्य था भारत पर दोबारा शासन करना और मुगल शासन का स्थापना करना, क्योंकि इसने 2 बार राजगद्दी पर बैठा था। तो इसने वहां पे जब अफगानिस्तान पहुंच गया सरदार अफगान को सेना के लिए, तो ये यहाँ पे अस्करी कंधार में अस्करी का शासक था, क्योंकि अस्करी सूबेदार था कंधार का। तो इसको संरक्षण में इसका पालन पोषण किया था एक दाई माँ थी माहम अनंगा, ठीक है। माँ अनंगा ने इसका अकबर का पालन पोषण किया था, और अन्य लोग भी हैं जो अकबर का पालन पोषण करा था। अस्करी की जो पत्नी है आपकी सुल्ताना बेगम, अक्सर की पत्नी थी सुल्ताना बेगम ने भी अकबर का पालन पोषण किया। और हुमायूं की बहन भी थी जिसका नाम है खानजादा बेगम, ठीक है। खानजादा बेगम ने भी अकबर का पालन पोषण किया था। अकबर का जो प्रारंभ गुरु है, मतलब शुरुआत का सबसे पहला गुरु, क्योंकि प्रारंभ उसको बोलते हैं, सबसे पहला गुरु होता है। और जिसका पहला गुरु है उनका नाम था अब्दुल लातिफ काजवानी। क्या नाम था, अब्दुल लातिफ काजवानी था, जो अकबर का प्रारंभिक गुरु थे। और इन्होंने क्या करा, क्योंकि अकबर पढ़ा लिखा नहीं था, एक बात ध्यान रखना, अकबर पढ़ा लिखा नहीं था। इनके जो गुरु थे लातिफ, ठीक है, अब्दुल लातिफ काजवानी, इन्होंने कुरान को सुनकर
और जो हदीस को सुनकर इसने कुरान और हदीस की अच्छी जानकारी प्राप्त कर ली थी, क्योंकि क्योंकि पढ़ा लिखा नहीं था। उसके बाद में अकबर को मात्र 9 वर्ष की आयु में, ठीक है, हुमायूं ने अकबर को मात्र 9 वर्ष की आयु में, कितने वर्ष की आयु में, 9 वर्ष की आयु में, 9 वर्ष की आयु में गजनी का सूबेदार नियुक्त कर दिया था। कहाँ का सूबेदार, गजनी का नियुक्त कर दिया, क्योंकि अक्सरी है, इसकी मृत्यु हो जाती है। मृत्यु होने के बाद में हुमायूं गजनी का सूबेदार अकबर को बना देता है, और साथ साथ एक वरिष्ठ सरदार रहता है, मुगल सरदार, एक वरिष्ठ मुगल सरदार रहता है जिसका नाम है मुनीम खां। ठीक, मुनीम खां को अकबर का शिक्षक और संरक्षक नियुक्त कर देता है कौन, हुमायूं। ठीक है, तो ये है एक बात आती है, एक बार और बता रहा हूं मैं कि अकबर का जन्म 15 अक्टूबर 1542 में पूर्णिमा को, ठीक, जहाँ स्थान कौन सा था, अमरकोट। अमरकोट का एक जो राजा थे राणा वीर साल के महल में, राणा वीर साल के महल में, राणा वीर साल ने ही अकबर को शरण दी थी, और इसके महल में ही अकबर का जन्म हुआ था, जो स्थान है अमरकोट। ठीक, साथ ही साथ इनके जो इसका जो मूल नाम है, क्या नाम है, मूल नाम इसका क्या था, बदरुद्दीन मोहम्मद अकबर, और जिसका अकबर का शाब्दिक अर्थ है महान। इसके प्रारंभ जो गुरु थे वो थे आपके अब्दुल लातिफ काजवानी। ठीक है, काजवानी, क्योंकि अकबर पढ़ा लिखा नहीं था, अकबर ने कुरान और हदीस को सुनकर उसकी अच्छी जानकारी ले ली थी और उसने याद भी कर ली थी, जिससे कि आगे चल के इसने शासन भी अच्छा किया, और ये इस्लाम धर्म को फॉलो ही करता था। आपको पता ही होगा कि मुगल शासन जितने भी इस्लाम धर्म था तो इस्लाम धर्म को ही फॉलो करते, इस्लाम धर्म को ही मानते थे। तो इसने क्या करा, जो प्रारंभ गुरु थे अब्दुल लातिफ काजवानी, वो कुरान पढ़ते थे, हदीस पढ़ते थे, तो सुनकर इसने याद कर लिया था, क्योंकि अकबर पढ़ा लिखा नहीं था, ये अनपढ़ था। ठीक, उसके बाद में हुमायूं ने क्या करा, हुमायूं ने कंधार में अक्सरी के संरक्षण में एक इनकी दाई माँ का नाम पूजन किया था। दाई माँ का नाम था महान अनंगा। ठीक है, दाई का नाम था महान अनंगा ने अकबर का पालन पोषण किया, साथ साथ अन्य और लोगों ने भी पालन पोषण किया था। दोनों ने, अस्करी जो पत्नी थी सुल्ताना बेगम, उसने भी पालन पोषण किया था अकबर का, और साथ के साथ हुमायूं की जो बहन थी जिसका नाम था खानजादा बेगम ने भी इसका महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी पालन पोषण में। अब क्या होता है कि अकबर को हुमायूं 9 वर्ष की आयु में गजनी का सूबेदार नियुक्त कर देता है, क्योंकि अक्सरी की मृत्यु हो जाती है। मृत्यु के बाद, अक्सरी की मृत्यु होने के बाद में ही अकबर को 9 वर्ष की आयु में गजनी का सूबेदार नियुक्त कर देता है। साथ ही साथ जो मुगल वरिष्ठ सरदार था मुनीम खां, ठीक है, मुनीम खां को अकबर का शिक्षक और संरक्षक नियुक्त कर देता है हुमायूं। क्या हुमायूं। अब आती है बात कि अभी कुछ दिन पहले एग्जाम हुआ था, उसमें पूछा था कि इन्हीं में से जो अकबर का पालन पोषण किया था इनमें से कौन सा है। तो सभी जानते हैं इनको, तो आपके महाम अनंगा को, क्योंकि दाई माँ थी, क्योंकि ये काफी पुराना क्वेश्चन हो गया है और देते हैं अब भी। मैं ये नहीं कह रहा कि इस क्वेश्चन का आंसर ये भी है, ठीक है। तो यदि किसी कारणवश कुछ उसमें ये महाम अनंगा नहीं थी, जो दाई माँ थी, जो अस्करी के, क्योंकि जो गंधार का उस टाइम पे जो शासन कर रहा था, अस्करी कर रहा था, तो उसके संरक्षण में ही उसके पास में एक दाई माँ थी जिसका नाम था आपके महाम अनंगा। क्या नाम था? महाम अनंगा। तो उसमें ऑप्शन महाम अनंगा नहीं दे रखा था, उसमें ऑप्शन दे रखा था आपका ये ही सुल्ताना बेगम, ठीक है। तो इसमें कुछ स्टूडेंटों ने कोर्ट में और उसमें कहा कि क्वेश्चन गलत है, और वाद विवाद हुआ उसमें कि लास्ट में क्या होता है, परिणाम निकलता है कि दो दाई माँ ने पालन पोषण किया था महाम अनंगा ने, साथ ही साथ अस्करी की पत्नी थी जिसका नाम था सुल्ताना बेगम, और हुमायूं की बहन थी जिसका नाम था खानजादा बेगम। इन्होंने भी अकबर का पालन पोषण किया था। इसलिए आपको मैं बताया है कि महाम अनंगा ने ही पालन पोषण नहीं किया था। लेकिन एक बात ये सत्य है कि जो पालन पोषण सर्वप्रथम जो पालन पोषण और अच्छा जो
पालन पोषण किया था वो सबसे ज्यादा किसने किया था? महाम अनंगा ने। ठीक है, महाम अनंगा ने भी पालन पोषण किया था। और साथ ही साथ इसकी जो हुमायूं की बहन थी, हुमायूं की बहन थी, इसका नाम था खानजादा बेगम, और अस्करी की जो पत्नी थी सुल्ताना बेगम, इसने भी अकबर का पालन पोषण किया था। ठीक है, तो उसमें महाम अनंगा ऑप्शन नहीं दे रखा था, तो ये ऑप्शन दे रखा था सुल्ताना बेगम, तो लोगों ने ये क्वेश्चन छोड़ दिया था और जो ऑप्शन नहीं था दूसरा ऑप्शन लगा दिया था, जिससे कि यदि सुल्ताना बेगम और आपका खानजादा बेगम और आपका महाम अनंगा आता है तो सबसे पहले किसको लगाएंगे? महाम अनंगा को। ठीक है, यदि महाम अनंगा नहीं आता है तो सुल्ताना बेगम को, या सुल्ताना बेगम और महाम अनंगा नहीं आता है तो खानजादा बेगम को। तो कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं क्योंकि इसमें पढ़ लिखा है, उल्लेख भी मिलता है कि महाम अनंगा के साथ साथ में ही जो अस्करी की जो पत्नी थी जिसका नाम सुल्ताना बेगम ने भी पालन पोषण किया था अकबर का, साथ साथ हुमायूं की बहन ने भी पालन पोषण किया था अकबर का। इसलिए आपको मैंने क्वेश्चन बताया है। ये बार बार कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। और दूसरी बात, अकबर का शाब्दिक अर्थ भी पूछा गया है, जिसका अकबर का शाब्दिक अर्थ होता है महान। ठीक है, आपको ये तो पता ही है, मूल नाम बदरुद्दीन मोहम्मद और जन्म, ये कई बार ये क्वेश्चन ये भी पूछा गया है कि अकबर का स्थान कहाँ पर जन्म हुआ था, तो कहाँ पे? अमरकोट पे। ये भी काफी यूपीएससी में और आपके पीसीएस में कई बार क्वेश्चन ये भी पूछा गया है, और टीजीटी पीजीटी में नहीं पूछा गया है। टीजीटी पीजीटी में काफी दिन पहले पूछा गया था, तो मैं इसलिए इसको बता रहा हूँ कि अमरकोट स्थान था जहाँ पर अकबर का जन्म हुआ था। सबसे अच्छा इसमें जो है कि जो अकबर का पालन पोषण किसने किया था, और साथ के साथ अकबर का प्रारंभ गुरु कौन था, साथ के साथ अकबर ने कैसे हर एक कुरान और हदीस को याद किया था, सुन पे याद किया था। इसका प्रारंभ गुरु कौन था? अब्दुल लतीफ काजवानी। और सर्वप्रथम अकबर कहाँ का सूबेदार बना था और किस आयु में? क्योंकि अकबर, ये भी कई बार क्वेश्चन पूछा गया है यूपीएससी में, पीसीएस में, पीसीएस में, टीजीपी में, कि जो अकबर की जिम्मेदारी कितने वर्ष में सौंप गई थी, या अकबर को सूबेदार नियुक्त किया था कितने वर्ष में? कितने वर्ष में गजनी का सूबेदार नियुक्त किया था? 9 वर्ष में। ठीक, अकबर सर्वप्रथम कहाँ का सूबेदार था? गजनी का। अकबर की आयु समय कितनी थी? 9 वर्ष। ठीक, किसने बनाया था सूबेदार? हुमायूं ने। और कब बना था? अस्करी की मृत्यु होने के बाद में गजनी का ही सूबेदार बना था। ठीक, तो ये आपके क्वेश्चन है। उसके साथ साथ दूसरी बात, प्रारंभ गुरु हो गया लतीफ, अब्दुल लतीफ। दूसरा, इसका शिक्षक या गुरु कौन रहेगा? आपका वरिष्ठ एक सरदार था मुगल काल का, मुगल काल में वरिष्ठ सरदार था जिनका नाम था मुनीम खां। मुनीम खां को हुमायूं ने अकबर को दूसरा गुरु या शिक्षक बनाया था, मुनीम खां को, और संरक्षक भी नियुक्त किया था हुमायूं ने मुनीम खां को। ठीक, तो ये क्वेश्चन है जो प्रारंभ जीवन में आते हैं। और गजनी के साथ साथ क्या है कि जो 1555 ईस्वी में अकबर ने पराक्रम को परिचय देते हुए, क्योंकि जब 1555 ईस्वी में अकबर ने पराक्रम को परिचय देते हुए अफगान नेता जो सिकंदर सूर के अनुयायी अफगानों में सरहिंद जीत लिया था। ठीक है, यह बात रखना, क्योंकि अकबर ने जब 1555 ईस्वी में एक पराक्रम दिखाया था, जो आपका अफगान सरदार था सिकंदर सूर को आक्रमण में हराया था, और हराने के बाद में सरहिंद जीत लिया था अकबर ने। और इसी वर्ष हुमायूं ने अकबर को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया था। क्योंकि सबसे ये आता है कि अब एक क्वेश्चन पूछ लेगा कि हुमायूं ने उत्तराधिकारी कब घोषित किया था, ठीक है, अकबर को। तो इसमें क्या है कि अकबर 9 वर्ष की आयु में हुमायूं ने तो 9 वर्ष की आयु में हुमायूं ने तो कर दिया था सूबेदार गजनी का नियुक्त। साथ के साथ जब गजनी का नियुक्त किया था सूबेदार अकबर को, तो उस टाइम पे हुमायूं ने उत्तराधिकारी घोषित नहीं किया था, क्योंकि उस टाइम पे क्या था कि उस टाइम पे 9 वर्ष की आयु थी, तो 9 वर्ष की आयु थी। अरे कारण भी हो गया था, क्योंकि अस्करी की मृत्यु होने के बाद में ये किसी न किसी को सूबेदार बना था, इसलिए 9 वर्ष की आयु में अपने लड़के को, अपने पुत्र को ही हुमायूं ने सूबेदार नियुक्त कर दिया। और उसके बाद में 1555 ईस्वी में, ठीक है, एक अफगान सरदार था सिकंदर सूर, ठीक है, सिकंदर सूर को इसने सरहिंद का युद्ध हुआ था, सिकंदर सूर को इसने हराया था अकबर ने, और इसमें पराक्रम का परिचय दिया था। उसी के बाद हुमायूं ने तुरंत ही अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया था, किसको? अकबर को। ठीक, यहाँ पे करा था। अब क्वेश्चन पूछ रहेगा कि हुमायूं ने उत्तराधिकारी कब घोषित किया था अकबर को? तो कब किया था? जो अफगान सरदार था सिकंदर सूर को पराजित करने के बाद में, जब सरहिंद जीत लिया था, जब हुमायूं ने अकबर को उत्तराधिकारी घोषित किया था। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है।
और घोषित करने के बाद में फिर वहां से उसके बाद में 1556 ईस्वी में 1556 में फिर हुमायूं की मृत्यु हो जाती है। हुमायूं की मृत्यु होने के बाद में फिर अकबर शासन चालू हो जाता है। तो ये क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं। और उसके बाद में मुनीम जो जो ये एक था कि भारत का विजय के पश्चात हुमायूं ने अकबर को लाहौर का सूबेदार, ठीक है, अब क्या होता है कि सूबेदार बनाया था 9 वर्ष की आयु में गजनी का, फिर इसने सूबेदार बनाया था अकबर को कहां का, लाहौर का। ठीक है, अकबर गजनी का सूबेदार 9 वर्ष की आयु में, फिर लाहौर का सूबेदार हुमायूं बनाता है, क्योंकि जब पुण्य प्राप्त कर लेता है हुमायूं तो उस टाइम पे लाहौर का सूबेदार नियुक्त और गजनी का 9 वर्ष की आयु में नियुक्त कर देता है। और उसके बाद में क्या होता है कि मुनीम खां के स्थान पर, अब क्या होता है कि मुनीम खां के स्थान पर इसका इसका कौन का, हुमायूं का विश्वास पात्र बैरम खां, ठीक है, क्योंकि विश्वास पात्र सबसे ज्यादा कौन था, बैरम खां, क्योंकि बैरम खां ने हुमायूं को कई युद्ध में सहयोग किया था और ये काफी शक्तिशाली भी था बैरम खां। अब क्या होता है कि अकबर को लाहौर का सूबेदार बना देता है, साथ के साथ जो विश्वास पात्र इसका सरदार रहता है मुनीम खां की जगह उसको बैरम खां को अकबर का शिक्षक और संरक्षक प्रदान दे जाता है बैरम खां को। और इस प्रकार हुमायूं की मृत्यु के बाद अकबर अपने संरक्षक जो संरक्षक रहता है बैरम खां के साथ साथ पंजाब अफगानों के लिए भी संघर्ष कर रहा था, क्योंकि उस टाइम पे क्या होता है उन दौरान जब हुमायूं की मृत्यु हो जाती है, हुमायूं की मृत्यु के बाद में अकबर जो पहले अकबर का जो संरक्षक था, अकबर का संरक्षक कौन था, मुनीम खां, और मुनीम खां एक शिक्षक हुए इसका संरक्षकता नियुक्त करता है, ये हुमायूं करता है इसको, ठीक है। प्रारंभ में अब्दुल लतीफ काजवानी रहता है सब गुरु, उसके बाद में हुमायूं मुनीम खां शिक्षक व संरक्षक को नियुक्त करता है। जब एक विश्वास पात्र रहता है बैरम खां, हुमायूं फिर बैरम खां को किसकी जगह, मुनीम खां की जगह बैरम खां को अकबर का संरक्षक तथा इसकी युद्ध कला में कौशल के लिए ये निपुण करता है अकबर को। और जब ये मृत्यु हो जाती है हुमायूं के दौरान ही, तो क्या होता है कि मृत्यु होने के बाद में पंजाब में अफगानों के साथ में विरोध होता है, जिसमें संघर्ष चलता रहता है, क्योंकि जब मृत्यु होने के बाद में पंजाब में जो अफगान सरदार थे उनमें संघर्ष चलता रहता है। और संघर्ष चलने के बाद में क्या होता है कि अतिलिक्त शासन आता है 1556 से 1560 में, जो पानीपत का द्वितीय युद्ध होता है, क्योंकि पानीपत का द्वितीय युद्ध होता है बैरम खां पंजाब में काली नदी के किनारे से कारनौर का एक युद्ध होता है, जिससे कि वो पानीपत का युद्ध तय होता है। अकबर की सेना बैरम खां के नेतृत्व में रहती है, जो इसको हरा देती है। और हराने के बाद में वहां पे क्या होता है कि वहां पे आगे को आंदोलन चलता है, धीरे धीरे युद्ध होते हैं जो अकबर के काल में रहते हैं। एक बात ध्यान रखना, मैं बार बार इसलिए बता रहा हूं कि मुनीम खां के बाद में हुमायूं ने कौन संरक्षक बनाया था, तो कौन, बैरम खां। बैरम खां हुमायूं का विश्वास पात्र सरदार था, ठीक है, और काफी शक्तिशाली था। और मुनीम खां को भी हुमायूं ने ही शिक्षक व संरक्षक बनाया था। प्रथम गुरु कौन रहता है, प्रारंभ गुरु अब्दुल लतीफ काजवानी। इसके सुनने से कुरान और हदीस याद की थी, क्योंकि अकबर अनपढ़ था। साथ के साथ गजनी का सूबेदार 9 वर्ष की आयु में बन गया था, जो हुमायूं ने बनाया था अक्सरी की मौत के बाद में, ठीक। उसके बाद में लाहौर का सूबेदार भी बनता है अकबर, और लाहौर का सूबेदार बनने के साथ साथ फिर हुमायूं संरक्षक किसको सौंप देता है, बैरम खां को अकबर के, ठीक है। उसके बाद हुमायूं की मृत्यु हो जाती है। हुमायूं की मृत्यु के बाद में उस दौरान ही पंजाब में अफगानों का संघर्ष आपस में चलता रहता है, और चलने के बाद में अगारे ये प्रोसेस आता है कि आगे चलता है अतिलिक्त शासन। अतिलिक्त शासन आता है, ये अकबर के महीने 1556 से 1560 ईस्वी, ठीक है। इसमें क्या होता है कि जब हुमायूं की मृत्यु हो जाती है, तो हुमायूं की मृत्यु के बाद में बैरम खां अकबर का संरक्षक था। तो बैरम खां काफी चालाक था, क्योंकि जब हुमायूं के जब कोई मैन राजा किसी शासन में मर जाता है, तो मरने के बाद में आपदा करनी जाती है, तो हर एक राजा और हर एक सुल्तान ये सोचता है कि मैं इस पे आक्रमण कर और इसको कब्जे में लूं।
तो ये एक नियम ये था कि बैरम खां को जब पता पड़ा कि हुमायूं की मृत्यु हो गई है, तो मृत्यु के तुरंत ही बाद एक पंजाब में एक काई नदी, ठीक है, पंजाब में काई नदी के निकट है, जिस जो कहाँ पर जगह है ये काला नौर, ठीक है, कहाँ पर, पंजाब में है, और काई नदी है, काई नदी के किनारे में स्थित है काला नौर नामक स्थान पर अकबर को के साथ में अब बैरम खां ने क्या करा, क्योंकि अकलीक शासन बोलते हैं इसलिए, क्योंकि यहाँ पे कोई शासन नहीं था इसलिए अकली शासन बोलते हैं, जो 1556 से 60 तक रहा। तो इसमें क्या करा कि पानीपत का द्वितीय युद्ध, हुमायूं की जो मृत्यु की सूचना जब बैरम खां को मिलती है, क्योंकि बैरम खां को पता पड़ जाता है कि हुमायूं की मृत्यु हो गई है, तो छिपा के रखता है। तो जब इसको पता पड़ जाती है तो ये क्या करता है कि उस समय पे ये कहाँ रहता है, पंजाब में। तो पंजाब में काली नदी रहती है, उसी नदी के किनारे में स्थित एक स्थान होता है काला नौर। काला नौर स्थान पर ये ईंटों का एक चबूतरा बनाता है, और चबूतरा बनाने के बाद में अकबर को 14 फरवरी 1556 ईस्वी, कब, 14 फरवरी 1556 ईस्वी को अकबर का राज्याभिषेक कर देता है। साथ के साथ इसके देखरेख में किसने, बैरम खां, साथ के साथ इनके द्वारा किया जाता है, ये मिर्जा अब्दुल कसीम होते हैं, इनके द्वारा सिंहासन पर बैठा दिया जाता है और इसको मुकुट पहना दिया जाता है। कब, 14 फरवरी 1556 ईस्वी में, क्योंकि जब राज्याभिषेक होता है अकबर का तो 14 फरवरी 1556 ईस्वी में होता है बैरम खां के नेतृत्व में, और किसके द्वारा, जो एक मिर्जा अबुल कसीम होते हैं, क्या नाम है, मिर्जा अबुल कसीम, मिर्जा अबुल कसीम के द्वारा राज्याभिषेक होता है बैरम खां के नेतृत्व में 14 फरवरी 1556 ईस्वी में। क्योंकि यदि कोई शासक मर जाता है तो उसके लिए उत्तराधिकारी बनाना जरूर पड़ता है, युद्धाधिकारी नहीं बनता तो आपस में सेनापति में आपस में युद्ध भी कर लेते हैं, और दूसरे राज्य पर आक्रमण कर लेते हैं, तो काफी आर्थिक स्थिति खराब होती है और अफवाह मर जाती है। इसलिए ही बैरम खां चालाक था, जो सरदार था, मुगल सरदार था, तो ये इतना चालाक था, इसको पता था यदि हम किसी भी राजा को घोषित नहीं करेंगे तो दूसरे देश के या दूसरे राज्य के या दूसरे जगह के हम पर आक्रमण करेंगे, जिससे के लिए अकबर की मृत्यु भी हो सकती है, और हमारा साम्राज्य जो बंधा है, हुमायूं ने साम्राज्य इकट्ठा किया था, वो अलग अलग भी हो सकता है। इसलिए पंजाब में था ये, पंजाब में काई नदी के किनारे स्थित काला नौर एक स्थान है, वहां पर इसने ईंटों का चबूतरा बनाया। चबूतरा बनाने के बाद में 14 फरवरी 1556 ईस्वी को अकबर को वहां पर राज्याभिषेक करवाया बैरम खां के नेतृत्व में, और किसके द्वारा, मिर्जा अबुल कसीम के द्वारा, ठीक है। और साथ के साथ अकबर काफी प्रभावित हुआ, क्योंकि उस टाइम पे यंग था, ये बैरम खां काफी ओल्ड थे, क्योंकि इसने काफी युद्ध करे थे, उससे पहले भी युद्ध करे थे, हुमायूं के से युद्ध करे थे, और के दूर दरार में इसने युद्ध किए थे। तो अकबर ने क्या करा कि बैरम खां को अकबर ने अपना वकील घोषित कर दिया, और वकील के साथ साथ में अकबर ने बैरम खां को खाना की उपाधि भी दी थी, किसने, अकबर ने। अब क्या होता है कि बैरम खां ने वर्दी बेग, ठीक है, बैरम खां ने वर्दी बेग को 5000 मनसब देकर दिल्ली का सुबेदार नियुक्त कर दिया था, किसने, बैरम खां ने, क्योंकि उस टाइम पे क्या था कि पंजाब में था, तो जो वर्दी बेग था, एक शासक था, वर्दी बेग सरदार था, उसको बैरम खां ने 5000 मनसब देने के बाद में दिल्ली का सुबेदार नियुक्त कर दिया। इसी का ही फायदा जब आदिल मोहम्मद सूरी, जो सूर साम्राज्य का जो शासक था, लास्ट शासक, क्योंकि मोहम्मद आदिल सूरी सूर साम्राज्य का, उसका एक प्रधानमंत्री था जिसका नाम था हेमू, ठीक है, उसने इसका फायदा उठाया, और ये वर्दी बेग को ही उस हेमू ने तुगलकाबाद के निकट में उसको 7 अक्टूबर 1556 को, कब, 7 अक्टूबर 1556 को वर्दी बेग को हराकर दिल्ली पर अधिकार कर लिया। और हेमू किस नाम से राजगद्दी पर बैठा था दिल्ली के में, विक्रमादित्य, ठीक है। हेमू किसके नाम से बैठा था, स्वयं हेमू किसके नाम से, बैठा था, विक्रमादित्य की उपाधि धारण करने वाला, विक्रमादित्य की उपाधि धारण कर वो हिंदू शासक का अंतिम और वह 14वां शासक बना था हेमू, ठीक है।
क्योंकि ये कई बार एग्जाम्पल रहता है कि उस टाइम में मुगल शासन में हिंदू शासक अंतिम शासक कौन था? हेमू। किस नाम से? विक्रमादित्य के नाम से। ठीक है। अब क्या होता है कि हुमायूं की मृत्यु हो जाती है। मृत्यु के बाद में बैरम खां पंजाब में काली नदी के किनारे एक कालानौर नाम स्थान पर चबूतरा बनाता है ईंटन का। तुरंत ही 14 अक्टूबर 1556 ईस्वी को अकबर का राज्याभिषेक करवा देता है बैरम खां, जो किसके द्वारा? मिर्जा अबुल कासिम के द्वारा किया जाता है। साथ ही साथ अकबर बैरम खां को वकील बना देता है और खाने खाना की उपाधि भी देता है बैरम खां को। अब क्या करता है कि बैरम खां वर्दी बेग को 5000 मनसब का 5000 मनसब देकर दिल्ली का सूबेदार कौन बन जाता है? वर्दी बेग। और कौन बन जाता है? सूबेदार। और कौन बनाता है? बैरम खां वर्दी बेग को 5000 मनसब देकर दिल्ली का सूबेदार बनाता है। इसका एक फायदा उठाकर जो मोहम्मद आदिल शाह सुर साम्राज्य का अंतिम शासक था, जिससे जो एक ये मामा था किसका? फिरोज खां सूर का ये मामा था मोहम्मद आदिल शाह सूर। तो इसका एक प्रधानमंत्री होता है, इसका नाम था हेमू। ठीक है। हेमू एक स्थान होता है तुगलकाबाद के निकट। किसको? वर्दी बेग को 7 अक्टूबर 1556 ईस्वी में युद्ध में हरा देता। हराने के बाद में दिल्ली को अपने कब्जे में लेता, उस पर अधिकार कर लेता है। अधिकार साथ में वहां का पे दिल्ली का शासक कौन बन जाता है? हेमू। और किस नाम से बनता है ये जब राजगद्दी पर बैठता है? विक्रमादित्य। ठीक है। किस नाम से? विक्रमादित्य के नाम से उपाधि धारण करता है। और साथ के साथ ये 14वां हिंदू शासक था और अंतिम शासक। कौन? हेमू 14वां हिंदू शासक। और वह अंतिम शासक कौन था? हिंदू शासक कौन था? हेमू। और जिसके नाम से उपाधि धारण करता है विक्रमादित्य। अब आता है कि हेमू की उपाधि। ठीक है। ये क्या? हेमू की उपाधि तो लोग विक्रमादित्य नहीं करते कि मुसलमान ही नाम उसमें एग्जामिनर दे देता है, तो उस पर टिक मार देते हैं। अब एक बात इसलिए बता रहा हूं कि आदिल शाह सूर का प्रधानमंत्री हेमू ने तुगलकाबाद के निकट 7 अक्टूबर 1556 ईस्वी को वर्दी बेग को हराकर दिल्ली पर अधिकार कर लिया था। और स्वयं विक्रमादित्य की उपाधि धारण करने वाला ये 14वां तथा अंतिम हिंदू शासक था। ठीक, हिंदू शासक था। और एक बात और कि जो हेमू नाम का था ये बनिया था। ऐसे कुछ मुख्य बातें हैं। हेमू जाति से बनिया था। यह रेवाड़ी पंजाब के बाजार में नमक का व्यापारी था। ठीक है। ये क्या था? अब बात आती है हेमू की। हेमू कौन था? हेमू एक बनिया था जाति से, और ये एक रेवाड़ी है स्थान। ठीक है। आज भी पड़ता है, रेवाड़ी पंजाब में पड़ती है। तो रेवाड़ी स्थान पे क्या करता था? ये नमक का व्यापार करता था हेमू। तो नमक का व्यापार करता था। जो आप आजकल इसको व्यापार को जो व्यापार करते हैं तो क्या बोलते हैं? बनिया। ठीक है। किस जाति से? बनिया जाति का था। और ये रेवाड़ी पंजाब में पड़ता है, वहां पर ये नमक का व्यापार करता था हेमू। और प्रधानमंत्री किसका था? आदिल शाह सूर का ये प्रधानमंत्री था बाद में, क्योंकि ये काफी बुद्धिमान था। और उसके बाद में क्या है कि हेमू की प्रतिभा से प्रभावित होकर उसे अपना प्रधानमंत्री नियुक्त किया था। किसने? आदिल शाह सूर ने। और हेमू ने अपने जीवन काल में कुल 24 युद्ध लड़े थे। ठीक है। इसका बाद आता है कि हेमू ने अपने जीवन काल में 24 युद्ध लड़े थे। ठीक। और 24 में से 22 युद्ध इसने विजय प्राप्त किए थे। इसने युद्ध कितने लड़े थे? हेमू ने 24 युद्ध लड़े थे। और 24 युद्ध में से 22 युद्ध पर इसने क्या करे? विजय प्राप्त की थी और विजय अभियान किए थे। इस समय हेमू ने अपना विजय अभियान ग्वालियर से प्रारंभ किया था। सब प्रथम जो अभियान कहां से किया था इसने? ग्वालियर से। ग्वालियर मतलब मध्य प्रदेश से। ठीक है। इसने जो शुरुआत करी थी अभी अभियान की, विजय अभियान की ग्वालियर से प्रारंभ किया था। साथ ही साथ इसके बाद आगरा दिल्ली पर अधिकार किया। हेमू से पराजय होने के बाद में तुर्की बेग ने ही पंजाब की ओर जाकर दिल्ली की पतन की सूचना बैरम खां को दी थी। और बैरम खां ने नाराज होकर तुर्की खां की हत्या करवा दी। और लेकिन अकबर ने मना कर दिया था। पर पानीपत युद्ध के बाद बैरम खां द्वारा तुर्की की हत्या कर दी गई। ठीक है। अब क्या होता है कि जब बैरम खां जब ये हेमू इसको वर्दी बेग को हरा देता है, क्योंकि वर्दी बेग सुल्तान दिल्ली का सूबेदार रहता है, क्योंकि बैरम खां 5000 मनसब देकर वर्दी बेग को सूबेदार नियुक्त कर देता है दिल्ली का। अब जब ये हेमू इसको हरा देता है तो उनका बात के निकट हराने के बाद में यहाँ से ये वर्दी बेग भाग जाता है। और भागने के बाद में बैरम खां को सूचना देता है। सूचना देने के बाद में बैरम खां काफी क्रोधित होता है, उसकी हत्या करवाने का
कहने के लिए कहता है, पर लेकिन हत्या अकबर के कहने से हत्या नहीं होती। किसकी? वर्दी बेग की। जब हत्या नहीं होती वर्दी बेग की, फिर क्या होता है? काफी क्रोध होता है। क्योंकि क्रोध इसलिए होता है क्योंकि बैरम खान ने वर्दी बेग को दिल्ली का सुल्तान बनाया, सूबेदार बनाया था और 5000 मनसब देकर। और जब हार जाता, हारने के बाद में सूचना भी यही वर्दी बेग देता है बैरम खान को। बैरम खान अकबर से कहता है इसको मृत्यु दंड देना चाहिए, पर अकबर मना कर देता है। अब इसको मृत्यु कब होती है? जो पानीपत का युद्ध होता है, जब इसकी मृत्यु होती है, और जब भी उसके बाद में इसकी मृत्यु हो जाती है। और मृत्यु होने के बाद में फिर जब अकबर, जो पानीपत का जो द्वितीय युद्ध होता है, पानीपत का 1556 में द्वितीय युद्ध होता है। कब? 5 नवंबर 1556 में। 5 नवंबर 1556 में इसी को ही हेमू और आपके अकबर और आपका जो बैरम खान के सेनापति रहता है, नेतृत्व में होता है, जो पानीपत का द्वितीय युद्ध 5 नवंबर 1556 को, ठीक है। पानीपत का 5 नवंबर 1556 ईस्वी को, 5 नवंबर 1556 ईस्वी को पानीपत का द्वितीय युद्ध होता है। जो युद्ध होने के बाद में जो बैरम खान मुगल काल की तरफ से बैरम खान ही नेतृत्व करता है, सेनापति, इसको सेनापति बन जाता है सेनापति का, और ये वकील भी बनता है अकबर का, शाह खान खाने की उपाधि भी बनता है, और उसका अकबर का संरक्षक भी ये बैरम खान रहता है। तो उस युद्ध में हेमू को पराजित होती है। हेमू पराजित होने के बाद में फिर किसका शासन हो जाता है? उस पर, यहाँ पर दिल्ली पर शासन हो जाता है मुगल अकबर का शासन, ठीक है। तो कई बार पूछता है क्वेश्चन कि पानीपत का युद्ध कब हुआ था? 5 नवंबर 1556 के बीच में था, हेमू और अकबर के बीच में, या हेमू अकबर के बीच में नहीं है तो बैरम खान की सेनापति उसके नेतृत्व में ये विजय प्राप्त करता है। तो दिल्ली के पतन की सूचना मिलने पर अकबर का संरक्षक बैरम खान मुगल सेना के साथ हेमू 5 नवंबर 1556 को पानीपत में दूसरे युद्ध के बैरम खान के नेतृत्व में अकबर की मुगल सेना ने हेमू के नेतृत्व वाली अफगान सेना को निर्णायक रूप से पराजित किया था, ठीक है। और आर.पी. त्रिपाठी क्या लिखते हैं? आर.पी. त्रिपाठी में इस युद्ध में हेमू की पराजय को एक महान दुर्घटना तथा अकबर की विजय को देवीय सभी को बताया है। तो ये अलग अलग बात है, क्योंकि जब पता पड़ जाती है बैरम खान को, पता पड़ने के बाद में वहां से क्या होता है कि पता पड़ जाती है कि बैरम खान को की वर्दी बेग को हरा दिया है, क्योंकि स्वयं ही वर्दी बेग बैरम खान के पास जाता है, क्योंकि यहाँ से भाग जाता है, हेमू पर करता है, तो क्रोधित होता है। क्रोधित होने में अब बैरम खान की मृत्यु जो होती है कि यहाँ के बाद में बैरम खान अपना भी दायित्व बढ़ाने लगता है, जिससे कि अकबर को इसमें काफी दिक्कतें होती है। क्योंकि यहाँ से बैरम खान क्या करता है कि बैरम खान पर सबकी कमान बैरम खान के अंतर्गत होती है। तो एक कुछ समय के लिए अकबर का एक शासन चलता है, एक पुतला के समान होता है, क्योंकि सब जो सेनापति को निर्देश देना और उसको आक्रमण करना किसी भी राज्य पर बैरम खान के नेतृत्व में होता है। तो बैरम खान की वहाँ पे ज़्यादा वाहवाही होती है, जिससे कि अकबर को अच्छा नहीं लगता। और अकबर को अच्छा लगने के बाद में फिर बैरम खान का पतन भी 1560 में होता है, बैरम खान के नेचुरल पर, बैरम खान की बातों पर, बैरम खान के जो बातें थी उन पर 1500 इसका पतन का कारण खुद भी स्वयं बैरम खान भी है। अब एक परिभाषा आती है इसके बारे में, आर.पी. त्रिपाठी बोलते हैं कि आर.पी. त्रिपाठी ने बोला है कि पानीपत का जो द्वितीय युद्ध ने, इस युद्ध में हेमू की पराजय को एक महान दुर्घटना तथा अकबर की विजय को देवीय से बताया, जो मैं आपको बताता हूँ अभी। अब यहाँ से क्वेश्चन की बात आती है कि क्वेश्चन क्या है कि अकबर का सर्वप्रथम राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? तो कहाँ हुआ था? पंजाब में, जो काली नदी के निकट एक कालनौर स्थान है, उसकी ईंटा का चबूतरा बनाकर 14 फरवरी 1556 ईस्वी में राज्याभिषेक करवाया था। किसके नेतृत्व में? बैरम खान के नेतृत्व में। और द्वारा किसके हुआ था? मिर्जा अबुल कासिम के द्वारा, ठीक। उसके बाद में बैरम खान अकबर का वकील बनाया जाता है, क्योंकि अकबर बैरम खान को वकील बना देता है। और अकबर खान बैरम खान को वकील बनाता है क्योंकि राज्याभिषेक करवा देता है। तो उसके बाद में अकबर खुश होकर इसको वकील बना देता है, और उसके बाद में अकबर इसको खाना की उपाधि भी देता है। इसके बाद में फिर बैरम खान करता है, बैरम खान दिल्ली का सूबेदार नियुक्त कर देता है वर्दी बेग को 5000 मनसब देकर। उसके बाद में जो आदिल मोहम्मद आदिल शाह सूर रहता है, सूर साम्राज्य का सुल्तान रहता है, उसका एक प्रधानमंत्री होता है हेमू, ठीक है। जाति से बनिया था, और ये रेवाड़ी जो पंजाब में पड़ता है, नमक का व्यापार करता था। और नमक का व्यापार कौन करता था? हेमू।
नमक का व्यापार करने के बाद में इसने काफी प्रभावित हुआ था आदिल शाह इससे, जो सूर साम्राज्य था। प्रभावित होने के बाद में इसको नियुक्त कर देता है अपना प्रधानमंत्री, ठीक है, किसका, आदिल शाह सूर। प्रधानमंत्री नियुक्त करने के बाद में एक बात और आती है कि इसने हेमू ने 24 युद्ध अभियान किए थे, जिसमें 22 इसने विजय प्राप्त कर दिया। सबसे पहले अभियान इसने कर रहा था ग्वालियर से, जिसमें दिल्ली, ग्वालियर, आगरा ये स्थान इसने जीत लिए, जिससे प्रभावित होकर इसने काफी, उसी दौरान ही फिर आदिल शाह की मृत्यु हो जाती है। मृत्यु होने के बाद में फिर एक किल से कब्जा कर लेता है, दिल्ली पर कब्जा कर लेता है और स्वयं वहां पे विक्रमादित्य के नाम से उपाधि धारण करना, दिल्ली की राजगद्दी पर ये बैठ जाता है। हराता किसको है, वर्दी बेग को हराता है, जो बैरम खां वर्दी बेग को हराता है, जो दिल्ली का सूबेदार रहता है। बनाता कौन है, वर्दी बेग को सूबेदार बैरम खां बनाता। 5000 मनसब, यही पूछा था, 5000 मनसब का देकर, 5000 मनसब देकर जब वर्दी बेग बैरम खां को दिल्ली का सूबेदार बनाता है। अब कहाँ युद्ध होता है हेमू का, इसका बेटा तुगलकाबाद के निकट होता है। ये हराने के बाद में वहां ये स्वयं बैरम खां को बताता है। बैरम खां काफी क्रोधित होता है, अकबर मना करता है इसकी हत्या करने के लिए। फिर बाद में क्या होता है कि बैरम खां के नेतृत्व में ही पानीपत का युद्ध होता है 5 नवंबर 1556 ईस्वी में। जो बैरम खां का उसका सेनापति रहता है अकबर का, मुगल काल का, और उसे किसको हरा देता है, हेमू को। हराने के बाद में एक बात और कि जो हेमू था विक्रमादित्य उपाधि धारण करने के बाद ये 14वां हिंदू शासक था और अंतिम हिंदू शासक था कौन, हेमू, भारत का, ठीक। तो ये है। अब क्या होता है कि धीरे धीरे इससे प्रभाव पड़ने लगता है बैरम खां का। प्रभाव पड़ने के बाद में बैरम खां का इतना बड़ा प्रभाव बनाता है। एक बात और बाबर ने एक अलग अलग बात है कि इसमें परिभाषा और बताता हूं मैं, ये क्वेश्चन यहां से पूछे जाते हैं। आर.पी. त्रिपाठी क्या लिखते हैं, ठीक है, पानीपत के द्वितीय युद्ध को जो 5 नवंबर 1556 में हुआ था, कि वो कहते हैं आर.पी. त्रिपाठी ने इस युद्ध में हेमू की पराजय को एक महान, ठीक है, इस युद्ध में हेमू की पराजय को एक महान दुर्घटना, क्या दुर्घटना, 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 क्या दुर्घटना, दुर्घटना तथा अकबर की विजय को देवीय संयोग बताया, ठीक। क्योंकि आर.पी. त्रिपाठी ने बोला है कि जो पानीपत का द्वितीय युद्ध हुआ था 5 नवंबर 1556 ईस्वी को, क्योंकि इसमें क्या हुआ कि देवीय संयोग इसलिए बताया कि जब बैरम खां और पानीपत के युद्ध हो रहा था, बैरम खां को नेतृत्व कर रहा था और शासक कौन था, अकबर था। तो उस समय पे कि जब हेमू युद्ध कर रहा था तो हेमू की आंख में आके तीर लग गया था, ठीक है, हेमू की आंख में आकर तीर लग गया था। क्योंकि शुरुआत में क्या था कि शुरुआत में जब मुगल सेना लड़ रही थी तो हेमू की सेना से हार रही थी और हारने के बाद में वो पराजित भी हो रही थी मुगल सेना। तो उसी अकस्मात ही उसकी आंख में जो तीर लग गया, तीर लगने के बाद में उसकी सेना तिरमिला गई और हल्ला हो गया कि हेमू मर गया और उसकी क्योंकि आंख में आकर तीर लग गया था। उससे पहले क्या था कि जो हेमू की इतनी सेना थी कि अकबर का जो बैरम खां नेतृत्व कर रहा था अकबर सेना का, उसकी सेना हार रही थी और हारते हारते वो जीत गई थी पानीपत का द्वितीय युद्ध। क्योंकि यदि बैरम खां यदि आंख में हेमू की आंख में तीर नहीं लगता तो हेमू बैरम खां की सेना को पराजित कर देता। शुरुआत से ही भारी थी सेना अकबर की सेना पर, जो बैरम खां मुगल सेना का नेतृत्व कर रहा था। तो जब आंख में लग जाती है, आंख में लगने के बाद में फिर अतरा-अतरी हो जाती है और होने के बाद में फिर बैरम खां क्या करता है, हेमू की हत्या कर देता है इस युद्ध में। और हत्या करने के बाद में पानीपत के द्वितीय युद्ध होता है जो 5 नवंबर 1556 ईस्वी को, इस पर विजय प्राप्त कर लेता है। और विजय प्राप्त करने के बाद में अकबर का इस पे अधिकार हो जाता है। तो जब आर.पी. त्रिपाठी ने बोला है कि इस युद्ध में हेमू की पराजय को एक महान दुर्घटना तथा अकबर की विजय को देवीय संयोग बताया है, तो महान दुर्घटना इसलिए यदि काश हेमू की आंख में तीर नहीं लगता तो पानीपत का द्वितीय युद्ध हेमू ही जीतता, ठीक है। और जब तीर लगने के बाद में दुर्घटना हो गई, क्योंकि जब किसी की चोट लग जाती है कुछ दुर्घटना बन जाता है, इसलिए आर.पी. त्रिपाठी ने, मैं मानता हूँ आर.पी. त्रिपाठी की ये वेरीफाई परिभाषा बैठती है पानीपत के द्वितीय युद्ध में, ठीक। अब क्या है कि आधुनिक इतिहासकार ने क्या लिखा है कि मुगल वंश की नींव बाबर ने डाली थी, क्योंकि मुगल वंश की जो स्थापना की थी किसने, मुगल साम्राज्य की बाबर ने। पर
मुगल वंश का जो प्रशासनिक शासक और जो उसका व्यवहार इतिहास क्या है कि अकबर के शासनकाल में ही साम्राज्य बढ़ा था और अकबर ने ही मुगल शासन को एकजुट किया था। क्योंकि बाबर ने युद्ध लड़ा था तो बाबर ने भी ज्यादातर जीवन युद्ध में ही निकल गया था। हुमायूं का भी जीवन ज्यादातर युद्ध में निकल गया था, क्योंकि दो बार, एक बार वो बाबर के बाद में बनता है मुगल का दूसरा शासक और बनने के बाद में शेरशाह सूरी हरा जाता है, फिर वहां से भारत छोड़कर भाग जाता है अफगानिस्तान काबुल तरफ। तो ऐसी प्रकार की मुगल वंश की नींव बाबर ने डाली थी, लेकिन वास्तविक संस्थापक कौन था? अकबर था। ये भी परिभाषा काफी ठीक है, क्योंकि अकबर को वास्तविक संस्थापक इसलिए मानते हैं क्योंकि अकबर ने ऐसे ऐसे काम किए कि जो आने वाले समय पे जो मुगल के दीर्घ शासक बने थे किसी ने भी काम नहीं किए थे। इसने अच्छे संबंध बनाए, राजपूताने संबंध बनाए, पड़ोस के देशों से अच्छे संबंध बनाए, व्यवहार संबंध बनाए और आदान प्रदान राज्य के संबंध बनाए, जिससे के लिए इसको वास्तविक संस्थापक, मुगल काल का वास्तविक संस्थापक बोला जाता है, जो आधुनिक इतिहासकार इसको आदित्य शाह ने ये कहा था। अब आता है कि बैरम खां का पतन। ठीक है, बैरम खां का पतन हुआ था 1560 ईस्वी में। बैरम खां का पतन 1560 में, क्योंकि बैरम खां का जो पतन 1560 में हुआ था क्योंकि पानीपत के युद्ध में मिली सफलता के बाद बैरम खां का प्रभाव अधिक बढ़ रहा था और अधिक बढ़ने के बाद में अकबर को भी चिंता हो रही थी। बैरम खां, एक बात और, बैरम खां शिया था। बैरम खां शिया था। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि बैरम खां, ये क्वेश्चन पूछा था कि बैरम खां शिया था, सुन्नी था या अलग ईसाई था, फारसी था या अरबी था। ये ऐसे ऑप्शन है। तो बैरम खां सुन्नी, ये सब कौन थे? सुन्नी थे। और बैरम खां ये अफगानिस्तान का था, ये भी ये शिया था, क्योंकि अफगानिस्तान वाले सब ये शिया थे। ठीक है, तो बैरम खां, क्योंकि जब पानीपत का युद्ध होता है, बैरम खां ही तो हेमू को हराता है और हेमू को हराने के बाद उसकी हत्या कर देता है, तो इसका ज्यादा प्रभाव बढ़ रहा था, क्योंकि अकबर का सेनापति भी ये बन गया था। इसकी उस टाइम पे चलनी भी थी ज्यादा और इस समय सभी कंट्रोल इसके किसके थे? ये बैरम खां के अंतर्गत थे, क्योंकि अकबर उसमें एक कम आयु में था और कम आयु की थी अकबर की, तो सबका जो दायित्व था ये बैरम खां ही सबको कंट्रोल कर रहा था। सेनापति को या फिर प्रधानमंत्री को, जो भी पूरा कंट्रोल था, ये सब किसका था? सबसे ज्यादा बैरम खां का। तो पानीपत युद्ध में मिली सफलता के बाद बैरम खां का प्रभाव अधिक बढ़ गया और बैरम खां शिया था, जबकि दाई माहम अनंगा सहित अकबर के अधिकांश संबंधी सरदार सुन्नी थे। कि इसका एक पतन का कारण एक और था कि एक तो नंबर 1 ये शिया था, ठीक। नंबर 2, जितने भी अकबर के दरबार के, जिसके अकबर के दरबार में थे लोग, वो सभी सुन्नी थे, अधिकतर मुसलमान सुन्नी, ठीक। ये भी कारण था बैरम खां का पतन। एक तो शिया था, दूसरी अधिकतर अकबर के जो दरबार में थे, जो मंत्री, प्रधानमंत्री, जो सरदार थे, वो अधिकतर क्या थे? उस टाइम पे उनकी मुसलमान संख्या से सुन्नी। और जो आपका अकबर का पालन पोषण किया था महाम अनंगा ने, वो भी सुन्नी थी। ठीक है, ये भी क्योंकि अकबर के कान भन्ना महाम अनंगा की देन थी, जिससे कि बाद में बैरम खां की हत्या हो जाती है। इसका पतन का कारण भी ज्यादातर महाम अनंगा सुन्नी है। और अकबर इसलिए मानता था क्योंकि अकबर का सबसे ज्यादा पालन पोषण इसने किया था, महाम सुन्नी ने, और इसके अन्य पालन पोषण भी किया था। अस्करी की पत्नी थी सुल्ताना बेगम ने भी, और हुमायूं की बहन थी खान ज्यादा, तो उन्होंने भी इसके पालन पोषण किया था। पर सबसे ज्यादा सुन्नी जो दरबार में थे, अधिकतर के दरबार में अधिकतर जो मुसलमान थे सुन्नी थे। और एक दाई माँ थी जिसका नाम था दाई माँ का नाम था आपको महाम अनंगा, जो इसके अकबर के अधिकांश संबंधी सरदार सुन्नी मुसलमान थे। वे सभी बैरम खां के बदले प्रभाव से चिंतित थे और बैरम खां ने मुनीम खां जैसे मुगल सरदारों को पृष्ठभूमि में चिन्हित किए थे और बैरम खां को पहचान दिया था और लगातार शासनता पर अपनी पकड़ बना रहा था। अकबर की इच्छा लगातार स्वतंत्रतापूर्वक शासन करने की हो रही थी, अतः अकबर तथा बैरम खां के बीच मतभेद बढ़ने लगे थे, जिसका परिणाम बैरम खां के पतन के रूप में हुआ। ठीक है,
क्योंकि जो बैरम खां का जो पतन था 1560 में इसकी मृत्यु हो गई थी। अब क्या होता है, मैंने जो बताया है कि पत्रकार था, एक सिया था, ठीक है। उसके बाद में इसने पानीपत का युद्ध लड़ा था, उसमें विजय प्राप्त कर ली थी, इसका अच्छा प्रभाव पड़ गया था। और अकबर के जो दरबारी कवि थे, अकबर के दरबारी सरदार थे, अकबर के जो मंत्री थे, वो ज्यादातर एकदम मुसलमान सुन्नी थे, और ये सुन्नी नहीं चाहते थे सिया का कोई सरदार का प्रभाव पड़े, और ये नहीं चाहता था कि सुन्नी का कोई प्रभाव पड़े। ये भी एक प्रभाव, ये भी एक पतन था। और पतन के साथ साथ क्योंकि इसने बैरम खान ने, मुनीम खान संरक्षक था अकबर का, जो हुमायूं का था, वो भी बैरम खान ने हटा दिया था। हटाने के बाद में और अकबर को ये था कि अकबर भी चाहता था कि मैं स्वतंत्रता पूर्वक शासन करूं, ठीक है। अकबर भी चाहता था कि मैं स्वतंत्र पूर्वक शासन करूं, मैं किसी के ऊपर दबाव में शासन नहीं करूं, और मेरे ऊपर कोई नहीं रहे। अकबर भी ये चाहता था। और आपस में दोनों में मतभेद चलता रहा। मतभेद चलने के बाद में परिणाम आगे निकल के आया कि अकबर और बैरम खां के बीच में इतना बड़ा मतभेद हो गया, लास्ट में आके इसकी बैरम खां की हत्या हो गई। क्योंकि बैरम खां की हत्या करने के बाद में फिर स्वतंत्र शासक चल जाता है अकबर का, ठीक है। और अबुल फजल ने अकबरनामा में लिखा है कि बैरम खां का पतन का कारण उसका घमंड था। किसने? अबुल फजल ने, जो दरबारी कवि था अकबर का, उसने लिखा है कि जो बैरम खां का जो पतन का कारण था उसका घमंड था। और निजामुद्दीन अहमद खां ने तबकात अकबरी के अनुसार है, अकबर की सुन्नी सरदार द्वारा बैरम खां के विरुद्ध अकबर को भड़काना ही बैरम खां का पतन कारण था। एक तो आपको बताया कि बैरम खां का पतन कारण, ठीक है, ये सिया था। दूसरा आइतम मुसलमान इसके सुन्नी थे, अकबर के दरबार में थे। तीसरी कारण इसका घमंड था, घमंड। ये किसने बोला है? अबुल फजल ने। अबुल फजल अकबरनामा में, अकबरनामा में अबुल फजल ने बताया है कि बैरम खां का पतन का कारण था उसका घमंड, ठीक। उसके बाद में दूसरी निजामुद्दीन अहमद ने अपने ग्रंथ में, इसमें अकबरनामे में लिखा है कि उसका बैरम खां का घमंड था। और निजामुद्दीन अहमद ने अपने ग्रंथ में लिखा है तबकात अकबरी, तबकात अकबरी में लिखा है कि बैरम खां का जो पतन का कारण था अकबर के सुन्नी सरदारों द्वारा बैरम खां के विरुद्ध अकबर को भड़काना ही बैरम खां का पतन का कारण था। क्योंकि इसने बोला है निजामुद्दीन अहमद ने तबकात अकबरी में ग्रंथ में कि अब बैरम खां का जो पतन का कारण था, क्योंकि उसके दरबार में अधिकतर जो मुसलमान थे वो सुन्नी थे, उन्होंने अकबर को बैरम खां के खिलाफ भड़काया, और भड़काने के बाद में भड़काने के कारण ही बैरम खां का पतन हुआ था। और अबुल फजल ने अकबरनामा ग्रंथ में लिखा है कि बैरम खां काफी घमंडी था, ठीक है। घमंड इसलिए था, वो सिया था। तो इसमें यही परिणाम निकल आता है कि बैरम खां का पतन का कारण 1560 में, एक तो ये सुन्नी था, दूसरा अकबर के समय काल दरबार में व्यक्ति थे मुसलमान थे, अधिकतर वो सुन्नी थे, और ये सिया था। और अकबरनामा में अबुल फजल ने लिखा है ये बैरम खां काफी घमंडी था, इसलिए पतन का कारण होगा। और जी आपका निजामुद्दीन अहमद ने लिखा है तबकात अकबरी में कि जो अधिकतर अकबर के शासनकाल में अकबर के दरबार में अधिकतर मुसलमान सुन्नी थे, उन्होंने भड़काया अकबर को। भड़काने के बाद में बैरम खां के खिलाफ, इसलिए इनके आपस में पतन का कारण बना था। और लास्ट में आके अकबर और बैरम खां के बीच में काफी विवाद बढ़ गया था। और दूसरी बात, अकबर भी चाहता था कि मैं स्वतंत्रता से अपना शासन और राजपाट चला सकूं। और आधुनिक इतिहासकार के अनुसार 3 प्रमुख कारण बताते हैं अकबर की इच्छा के विरुद्ध बैरम खां द्वारा तर्दी बेग का कत्ल कर दिया, ठीक है। एक आधुनिक इतिहासकार और कारण बताते हैं, आधुनिक इतिहासकार, ठीक है। आधुनिक इतिहासकार 3 प्रमुख कारण, 3 प्रमुख कारण। एक प्रमुख कारण तर्दी बेग की हत्या, ठीक।
जो आधुनिक इतिहासकार 3 प्रमुख कारण बताते हैं पतन कारण। एक में बताते हैं कि तरवी बेग की हत्या, क्योंकि तरवी बेग की पानीपत की जो द्वितीय युद्ध हुआ था, तरवी बेग की हत्या कर दी थी किसने? बैरम खान ने, जिससे कि अकबर काफी क्रोधित हुआ था और इसमें बैरम खान और अकबर के बीच में विवाद चल गया था। दूसरा बताते हैं जो मानवता धार्मिक नेता था, धार्मिक नेता कौन था? शेख मोहम्मद गयास। शेख मोहम्मद गयास ये कौन था? सुन्नी था। ठीक, शेख मानता प्राप्त धार्मिक नेता था शेख मोहम्मद गयास। दूसरा कारण है शेख मोहम्मद गयास को हटाकर शिया धार्मिक, ठीक है, शिया धार्मिक नेता किस बैरम खान ने किसको बना दिया था? ये किसको बना दिया था? आपके शेख गदाई को। शेख गदाई को मुख्य सद्र पद होता था, मुख्य सद्र बना दिया था। मानता प्राप्त धार्मिक नेता कौन था उस टाइम पे? शेख मोहम्मद गयास था, ये सुन्नी था। इसने शिया धार्मिक नेता बना दिया था शेख गदाई को, जो मुख्य सद्र बना दिया था बैरम खान ने। ये भी विवाद था दूसरा। और तीसरा विवाद था कि बैरम खान द्वारा हुमायूं की भतीजी सलीमा सुल्ताना बेगम से विवाह कर मुगल राज परिवार से रिश्ता जोड़ना अपना प्रभाव। किससे? बैरम खान ने हुमायूं की भतीजी थी, किसकी? हुमायूं की भतीजी, हुमायूं की भतीजी, जिसका नाम क्या था? जिसका नाम था सलीमा सुल्ताना बेगम। सलीमा सुल्ताना बेगम से शादी कर। ठीक, तीसरा पॉइंट भाई, इसका जो आधुनिक काल इतिहासकार बोलते हैं कि इसका जो पतन का कारण मुख्य 3 थे। एक तो इसने तरवी बेग की हत्या कर दी थी, अकबर इसमें क्रोधित था। दूसरा, इसने क्या करा, जो मानता प्राप्त मुख्य नेता था ये, जिसका नाम था शेख मोहम्मद गयास, ये सुन्नी था। इसने इसको हटाकर शिया धार्मिक नेता शेख गदाई को मुख्य सद्र की उपाधि दे दी थी, ये भी कारण था। तीसरा था हुमायूं की भतीजी थी, जिसका नाम था सलीमा सुल्तान बेगम से शादी करने के बाद में ये सोचता कि मैं राज परिवार में जुड़ गया हूँ, मुगल सरदार के मुगल शासन के अधीन आ गया हूँ, जिससे कि मैं उसका मुगल प्रजा का पार्ट बन गया हूँ, जिससे कि मैं भी आगे को राजा बन सकता हूँ, अपनी शक्ति बढ़ाने चालू करी थी। एक ये भी कारण था। 3 मुख्य कारण हो गए जो आपको बताया है कि वो भी कारण है कि शिया था, ये घमंडी था, ये शिया था, घमंडी था, और अधिकतर मुसलमान इसके दरबार में अकबर के सुन्नी थे, जो आपस में मतभेद हो गया था। इन्होंने उनकी क्योंकि जो महामनंगा थी वो भी सुन्नी थी, उसके इर्द गिर्द में जितने भी सरदार शिया ये सब सुन्नी थे। मात्र एक ऐसा था बैरम खान सुन्नी था, बाकी ज्यादातर अधिकारी जो थे अकबर के समय अकबर के दरबार में वो सभी अधिकतर मुसलमान सुन्नी थे। ठीक है, और आधुनिक इतिहासकार 3 प्रमुख कारण बताए, तरवी बेग की हत्या और शिया सुन्नी नेता को हटाकर शिया नेता को नियुक्त करना, और तीसरा हुमायूं की भतीजी से सलीमा सुल्तान बेगम से शादी करने के बाद में ये सोचता था कि मुगल राज परिवार से रिश्ता जोड़ना और अपना प्रभाव बढ़ाना, ये भी कारण था। ठीक है, उसके बाद में क्या होता है कि अकबर ने बैरम खान को अपदस्थ करने के लिए निर्देश दिया, और प्रारंभ में बैरम खान के आदेश मानकर क्या बोला कि इसने बोला अकबर ने, या तो आप मक्का चले जाएं, जाने के लिए तैयार हो जाएं, लेकिन बाद में विद्रोह पंजाब की ओर गया। ठीक है, और बैरम का कट्टर विरोधी था सुन्नी सरदार पीर मोहम्मद ने पंजाब में तिलवाड़ा नाम स्थान पर बैरम खान को बंदी बना लिया और अकबर के समक्ष पेश किया, और अकबर ने बैरम खान के समक्ष 3 विकल्प रखे: बादशाह का व्यक्तिगत सलाहकार बनना, कालपिया चंदेरों का सूबेदार बनना, या मक्का की यात्रा पर जाना। और बैरम खान ने मक्का की यात्रा पर जाना उचित समझा, लेकिन रास्ते में ही अहमदाबाद के निकट पाटन नाम स्थान पर अफगान मुबारक खान ने बैरम खान की हत्या कर दी। ठीक है, अब क्या करा कि ये इसको अकबर ने बोला या तो आप मक्का चले जाएं या मक्का नहीं जाने, आप इनको ऑप्शन दिए अकबर ने। तो अकबर ने ऑप्शन दिए तो ये मक्का नहीं जाकर पंजाब की तरफ चला गया। ठीक है,
और 15 पंजाब की तरफ जाने के बाद में एक सरदार था, सुन्नी सरदार पीर मोहम्मद, ठीक है, पीर मोहम्मद तिलवाड़ नाम स्थान पर इसको बैरम खां को पकड़ लिया। पकड़ने के बाद में अकबर के दरबार में पेश हुआ और अकबर ने फिर इसको बोला कि या तो बादशाह के व्यक्तिगत सलाहकार बने या कालबे चंदेरों की सूबेदार बनना या मक्का की यात्रा पर जाना। इसने ये भी नहीं माना और अब इसने सबसे आसान माना कि मैं मक्का की तरफ जाता हूँ। फिर आदेश दिए कि आप मक्का की तरफ जाएं और ये मक्का के तरफ गया। जाने के बाद में एक ये अफगान सरदार था जिसका नाम था मुबारक खां। मुबारक खां कौन था? ये अफगान सरदार, ठीक है। मुबारक खां अफगान सरदार ने इसकी हत्या कर दी, ठीक है। किसकी? बैरम खां की। किसकी हत्या कर दी थी? बैरम खां की हत्या। बैरम खां की हत्या किसने की थी? मुबारक खां ने। और बैरम खां की हत्या मुबारक खां ने करी थी। कहां पर? एक तिलवाड़ा नाम, कहां पर करी थी? पाटन, अहमदाबाद के निकट। कहां पर? अहमदाबाद के निकट, अहमदाबाद के निकट, अहमदाबाद के निकट एक पाटन स्थान है। कौन सा स्थान? हत्या कहां पर करी थी? पाटन, ठीक है। अहमदाबाद के निकट पाटन स्थान है, उस पर मुबारक खां ने यहाँ की बैरम खां की हत्या कर दी थी, ठीक है। मक्का जाने जब इसने सोचा कि अब ऐसा बात नहीं चलेगा, इसलिए मैं मक्का को, इसने अपना मार्ग बताया कि मैं मक्का जाना चाहता हूँ अकबर के दरबार में। प्रिय मक्का जा रहा था तो रास्ते में अहमदाबाद के निकट पाटन स्थान है, मुबारक खां ने इसकी हत्या कर दी थी बैरम खां की, ठीक है। तो लास्ट में आके ये बैरम खां का ही पतन का कारण बना था। अब आता है कि पर्दा शासन, ठीक है। पर्दा शासन एक अलग इतिहासकार है कि पर्दा शासन, कुछ इतिहासकार के अनुसार बैरम खां के पतन के बाद शासन सत्ता पर हरम की महिला का प्रभाव बढ़ गया था। क्योंकि जो पर्दा शासन ऐसा था कि जब बैरम खां का हत्या हो गई थी, बैरम खां का वहां पतन हो गया था, तो कुछ इतिहासकार ने बोला है कि जो महिलाओं का हरम की महिला का प्रभाव बढ़ गया था। विशेष रूप में अकबर की दाई माई थी, ठीक है, दाई माई थी महामनंगा। महामनंगा की प्रधानमंत्री की बातें करने लगी थी, क्योंकि उस टाइम पे जब ये बैरम खां, तो बैरम खां जिंदा था तो महामनंगा की नहीं चलती थी। और जब बैरम खां की हत्या हो गई उसके बाद में जो पर्दा शासन था, पर्दा शासन उसको बोलते हैं, जो दाई माई थी अकबर की, अकबर की दाई माई का नाम था महामनंगा का, वो प्रधानमंत्री की तरह अकबर के अधीन कार्य करने लगी। और कार्य करने के बाद में उसकी लड़की थी, उसने एक लड़की की अपनी सहायता, लड़की शादी करवाई थी, जिससे कि एक सरदार था आदम खां, ठीक है। महामनंगा का पुत्र था आदम खां और महामनंगा की पुत्री थी जीजी अनंगा, ठीक है। जीजी अनंगा के पति थे शमसुद्दीन, जो मुगल सरदार के पीर मोहम्मद तथा एक मौलवी ख्वाजा मुअज्जम शामिल थे। क्या था कि महानंगा सोचती थी कि इसकी पुत्री थी, पुत्री का नाम था ख्वाजा, पुत्री का नाम था जीजी अनंगा, किसकी? महानंगा की। महानंगा की पुत्री थी, अरे पुत्र था, पुत्र का नाम था आदम खां, आदम खां, ठीक है। पुत्र का क्या नाम था? महानंगा पुत्र का नाम था आदम खां और इसकी पुत्री का नाम था जीजी अनंगा। जीजी अनंगा की शादी हुई शमसुद्दीन से। ये महानंगा चाहती थी कि शमसुद्दीन शासन करे और शमसुद्दीन की अच्छी पकड़ हो, जिससे कि पर्दा व्यवस्था, क्योंकि ज्यादातर उस टाइम पे महिला की जांच चल रही थी जो अकबर के शासन, क्योंकि अकबर था उस टाइम पे, तो ज्यादातर जो बातें चल रही थी वो आपके अधिकतर में बताया था कि अधिकतर जो लोग थे सुन्नी थे। तो सुन्नी होने के बाद में कि ये महामनंगा जो पालन पोषण किया था अकबर का, ये प्रधानमंत्री की तरह कार्य करने लगी अकबर के साथ, और कार्य करने के इसका भी दायित्व ज्यादा बढ़ गया था, जिससे कि इसके दो पुत्र, एक पुत्री थी जीजी अनंगा और एक इसका पुत्र था आपका आदम अनंगा। और जीजी अनंगा की शादी हुई थी जिसका पति नाम था शमसुद्दीन, और मुगल सरदार था पीर मोहम्मद तथा एक मौलवी ख्वाजा मुअज्जम शामिल थे। अब क्या होता है कि 1562 ईस्वी में आदम खान द्वारा शमसुद्दीन की हत्या कर दी गई, ठीक है। कि 1562 ईस्वी में क्या होता है? 1562 ईस्वी में आदम खान ने शमसुद्दीन की हत्या कर दी 1562 में। और हत्या करने का इसी वर्ष ने क्या हुआ कि इसी वर्ष अकबर ने मृत्युदंड दिया। अकबर द्वारा आदम खान को मृत्युदंड दिए जाने के 40 दिन बाद ही 1562 ईस्वी में महामनंगा की मृत्यु हो गई थी। उसके साथ पर्दा शासन की अवधारणा समाप्त मानी जाती है। और 1564 ईस्वी में मौलवी मुअज्जम की मृत्यु दंड दिए जाने के साथ ही यह अध्याय पूरी तरह समाप्त हो जाता है। और पर्दा अवस्था शासनिक व्यवस्था का खंडन करते हुए, क्योंकि इस दौरान अकबर द्वारा किसी भी दबाव तथा किसी भी गुट के प्रभाव में
आए बिना व स्वयं कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए, जैसे 1562 में दास प्रथा समाप्त करना, घोषित करना और युद्धबंदियों के दास बनाए जाने का प्रतिबंध लगाना। 1562 में आमरी कछवाड़ा राजपूत के साथ विवाह संबंध स्थापित करना। 1563 में तीर्थ कर समाप्त करना और 1564 में जजिया कर को समाप्त करना। क्योंकि उस टाइम पे जब क्या होता है कि जब महामनंगा की पुत्र होता है आदम खां, इसकी पूरी लड़की होती है जीजी अनंगा। जीजी अनंगा की शादी हो जाती है शमसुद्दीन से। अब शमसुद्दीन की शादी हो जाती है तो क्या करता है कि महामनंगा का पुत्र होता है आदम अनंगा। तो वो 1562 ईस्वी में शमसुद्दीन की हत्या कर देता है और हत्या करवाने के बाद में फिर अकबर आदम अनंगा को अकबर क्या करता है कि आदम खां को, ठीक है, अकबर आदम खां को मृत्युदंड देता है। मृत्युदंड देने के बाद में 40 दिन बाद ही जब मृत्युदंड मिल जाता है इसको आदम खां को, तो उसी के 40 दिन बाद ही महाम अनंगा की मृत्यु हो जाती है। और मृत्यु होने के बाद वहाँ पे ही जो पर्दा शासन जो व्यवस्था होती है वो समाप्त हो जाती है। और समाप्त होने के बाद में अकबर कई यहाँ पे उल्लेख करता है। अकबर कई यहाँ पे क्योंकि जजिया कर को भी समाप्त करता है, पर्दा प्रथा भी समाप्त करता है और आपका यहाँ पे तीर्थ कर, क्योंकि 1562 में कछवा जो राजपूत रहते हैं वहाँ पे शादी विवाह संबंध बनाता है और 1563 में तीर्थ यात्री कर भी समाप्त कर देता है। 1564 ईस्वी में जजिया कर को भी समाप्त कर देता है। अब इसका जो उद्देश्य होता है उत्तरी भारतीय अभियान पे, अब ये क्योंकि शासन इसने अपनी स्वतंत्र हो जाता है, स्वतंत्र होने के बाद में अभी क्या सोचता है कि मैं उत्तरी भारतीय जो अभियान चालू करूं। अब जो उत्तरीय भारतीय अभियान कौन कौन से किए थे, इसने सर्वप्रथम जो करा था मालवा, चुनार, गोंडवाना, आमेर, मेवाड़, रणथंभौर, कालिंजर, मारवाड़, गुजरात, बंगाल, बिहार, काबुल, कश्मीर, सिंध, उड़ीसा, बलूचिस्तान, कंधार, ठीक है। तो सबसे लास्ट में जो इसका था कंधार था, जो 1595 ईस्वी था, बलूचिस्तान और कंधार में। तो ये अब जो मैं आके वीडियो बनाऊंगा जो उत्तर भारतीय अभियान, अकबर के उत्तर भारतीय अभियान कौन से थे उसके बारे में, क्योंकि पर्दा व्यवस्था की हो गई, आपका ये तुम्हारा बैरम खान का पतन भी हो गया। तो ये इसमें जितना भी अकबर का शासनकाल है अब अकबर के अभियान, ठीक है। तो पूरा वीडियो को देखें, केपीएस अकेडमी हिस्ट्री चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन पुश करें, अधिक से शेयर करें मेरे दोस्तों के लिए और अधिक से अधिक कमेंट करें। और आपके लिए जो भी मैंने जो कॉन्टेक्ट किया है, जो बनाया है, उसमें आपको अच्छा लगे, जिससे कि आप लोगों को फायदा मिले, ठीक है। धन्यवाद।